Everyone, this is class number 3 of PGBP questionnaire. क्वेश्चन नंबर 8 अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 अब हम देखने जा रहे हैं. मिस्टर ए फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 1920. कंप्यूट द डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 35. लास्ट क्लास में सेक्शन 35 पूरा पढ़ा दिया गया है. जिस सीक्वेंस में क्लासेस आपको मिली उसी सीक्वेंस में आपको क्लासेस करनी है, क्योंकि इसके पीछे भी हमारा एक एल्गोरिथम था कि जिस हिसाब से हम क्लासेस करेंगे हमें चीजों को रिपीट नहीं करना पड़े. ओके सर. देन यहाँ पे हम देखते हैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए. असेसमेंट ईयर 2021 के लिए हमें निकालना है क्या? डिडक्शन अंडर सेक्शन 35. ओके सर. while computing his income under the head of PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. चलिए आइए करते हैं. ये मिस्टर ए हैं. अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर फॉर साइंटिफिक रिसर्च. मैंने आपको पढ़ाया था कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर करते हैं वो भी नोटिफाइड होता है तो कितना जाता है सर? 150% चल जाता है. इसके बाद रखिए, इसका मतलब ये 1 लाख का 150% चल जाएगा तो ये कितना जाएगा? तो ये आपका आता है यहाँ पे 1,50,000 रुपीज. कितना आता है? 1,50,000. ओके सर. उसके बाद बात आती है अमाउंट पेड टू IIT दिल्ली. मैंने एग्जांपल में भी IIT दिल्ली का दिया था. और अगर उसको अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते हैं आप, IIT दिल्ली को अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते हैं तो आपको कितना परसेंट का रिडक्शन लेना पड़ता है? 150% रिडक्शन मिलता है. अगेन ये 2,50,000 का 150% अगर आप निकालिए तो आएगा 3,75,000 रुपए. कितना आएगा? 3,75,000 रुपए. इसके बाद बात करते हैं सर. तो अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड. अ इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया. अगर इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी को देते हैं, मैंने बताया था यहाँ टैक्स प्लानिंग होने का स्कोप है, इसलिए यहाँ पे जो डिडक्शन होता है किसी भी केस में 100% से ज्यादा का नहीं होता है. चलिए इसके आगे पढ़ते हैं. Which has been its main object of scientific research and development as is approved. अच्छी बात तो ये भी है कि approved होनी चाहिए और ये approved भी है. The prescribed authority. तो 4 लाख का 100% डिडक्शन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा. इट मीन्स यहाँ पे आपका ये कितना हो गया? 4 लाख रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन हाउस रिसर्च. खुद के व्यापार के हिसाब से रिसर्च कर रहे हैं. एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी एज अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी. अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन द साइंटिफिक रिसर्च है तो कितना जाएगा? जल्दी बताइए. 100% का डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे. ये 3 लाख रुपए. और कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड 5 लाख रुपए. तो लैंड पे तो 1 रुपए का भी डिडक्शन नहीं मिलता है. कई बार बताया था टैक्स प्लानिंग हो सकती है. तो जो रिमेनिंग असेट्स बचे उस पे 100% का डिडक्शन मिलेगा. जो रिमेनिंग असेट्स बचे सर कितने बचे? 2.5 लाख रुपए के असेट्स बचे, इस पे 100% का डिडक्शन मिलेगा. इट मींस 2.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा. टोटल डिडक्शन कितना आया आप कैलकुलेट करिए. कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिए. 1.5 लाख प्लस 3,75,000 प्लस 4 लाख रुपए प्लस 3 लाख रुपए प्लस 2,50,000, दैट इज 14,75,000 रुपीज का डिडक्शन मिलना चाहिए एज पर अंडर सेक्शन 35. देखते हैं आंसर क्या आया सर. आंसर भी 14,75,000 रुपीज आया है. अगर आपको याद हो तो ये देखिए यहाँ पे कुछ गलतियां आप कर सकते थे. चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं. जो हमने रिसर्च के लिए पढ़ा था, हमने रिसर्च में क्या पढ़ा था? हम या तो ओन कर रहे होते हैं या तो फिर किसी और से करवा रहे होते हैं. सोशल एंड स्टैटिकल है तो 100%, लेकिन साइंटिफिक है तो अगर साइंटिफिक हम इंस्टीट्यूशन और या यूनिवर्सिटी से करवा रहे हैं तो 150%. जैसे IIT से करवाए 150%, बट कंपनी से करवाते हैं तो 100%. और अगर ओन कर रहे हैं, जो आपके पास आया था, और ये अगर ओन कौन कर रहा है? WB. या बिफोर कर रहे हैं तो बिफोर की बात नहीं आ रही, हमने आफ्टर किया. समझ लीजिए आफ्टर कर रहे हैं अगर, तो क्या हुआ? अगर हम कंपनी नहीं है, अदर पर्सन था, तो रेवेन्यू का भी 100% और कैपिटल का भी 100% मिलता है. आपसे जो एक बहुत बड़ी गलती यहां होने वाली है, इसको मैं अभी यहीं पे बता देता हूं. क्वेश्चन ये रहा. आप यहां पे आएंगे और यहां पे आप लिखिए कॉशन. आप गलती से मोस्ट प्रोबेबली यहां पे 150% ले लेंगे और यहां पे भी 150% ले लेंगे, बिकॉज ये मिस्टर ए है भाई साहब. ए लिमिटेड अगर होता ना, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, कंपनी जो बायोटेक्निकल बिजनेस में इंगेज है वो कंपनी होती, तब तो वो 150% लेते. बट ये अदर एसएससीज में आ रहा है इसलिए 100% ही लेंगे. क्लियर है? हाँ सर क्लियर है. ये देखो इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, ये वाला पोर्शन जस्ट एज एन जैसे मैंने यहां बताया इसी फॉर्मेट को लिख दिया इन्होंने. मुश्किल से हमें इस क्वेश्चन को पूरा करने में 15 से 20 सेकंड लगेंगे. अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो भाई 20 सेकंड में ना ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड लगने वाला है, और 20 सेकंड में ये क्वेश्चन आपको मिनिमम 5 मार्क्स देके चल जाएगा. इसलिए 20 सेकंड इसमें इन्वेस्ट कर दीजिएगा अगर आप मेरे साथ पढ़ लिए हैं तो. इसके नोट्स भी कुछ खास है ही नहीं. नोट्स में भी कुछ भी खास नहीं लिखा. आप एक बार रीड आउट करेगा, इवन आपको नोट्स लिखने की भी नीड नहीं पड़ेगी वहां पे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्च करता हूं कहां पे है. अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 35 AD के बारे में. किसके बारे में सर? सेक्शन 35 AD
जो बात करता है स्पेसिफाइड बिजनेसेस के बारे में। स्पेसिफाइड बिजनेसेस के बारे में जनरली आपने क्या देखा होगा, जनरली सर ऐसा होता है कि एक P&L अकाउंट है, ये इट मीन्स मान लीजिए अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, आपने कंप्यूटर परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर किया है, तो कंप्यूटर कहाँ जाता है, आपने कंप्यूटर परचेज किया, आप इस कंप्यूटर को कहाँ लेके जाते हैं सर, कंप्यूटर को बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। अगर आपने कोई मशीनरी परचेज की तो आप बैलेंस शीट में मशीनरी को लेके जाते हैं, कंप्यूटर को और मशीनरी को बैलेंस शीट में लिखते हैं और उसके बाद इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, P&L में क्या आता है, डेप्रिसिएशन। मान लीजिए डेप्रिसिएशन इस असेट की, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, एग्रीगेट सारे के सारे डेप्रिसिएशन मिलके भी 20% की वैल्यू बनाते हैं। इट मीन्स आपने जितनी की असेट खरीदी उसका 20% वैल्यू ही P&L अकाउंट में जाता है। बट सेक्शन ये जो 35ED है आपकी, ये स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में ये बात बता रही है कि ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें असेट आप जब भी खरीदते हैं, जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं, वो 100% P&L अकाउंट में जाता है। अगर आपने मशीनरी खरीदी तो भी वो पूरा का पूरा P&L अकाउंट में जाता है। सर ऐसा क्यों, सर अगेन ऐसा क्यों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहती है, इसीलिए इस स्पेसिफाइड बिजनेस को कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स दे रही है इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 35AD। सर ये क्या है, ये कौन से बिजनेस है सर? सर ये हैं एक 14 तरह के बिजनेसेस। टोटल कंप्लीट इसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट है, 14 बिजनेसेस की लिस्ट है। एज लाइक आप देखिए हमारे यहाँ इंडिया में अभी कोविड की जो बात चली है, तो हमारा हॉस्पिटल बहुत पीछे है आज भी। इटली रैंक 2 था वर्ल्ड में हेल्थ केयर के मामले में, बट हॉस्पिटल्स के मामले में इंडिया भी कहीं पे भी रैंक नहीं करता। तो हॉस्पिटल को प्रमोट करने की नीड है। देन हॉस्पिटल को चूंकि प्रमोट करने की नीड है, इसलिए 100 बेड्स वाले, 100 बेड्स के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जिनमें मिनिमम 100 बेड्स रहते हैं, उनको स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट में डाल दिया। अभी जब रिसेंट में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले थे, जो कांग्रेस के जमाने में हुए थे, जिसमें बहुत ज्यादा घोटाला हुआ था, उस कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पता था कि बहुत से टूरिस्ट आएंगे इंडिया में, बट इंडिया में होटल्स अच्छे नहीं हुआ करते थे उस समय। तो क्या बनाया गया, एक और रूल इसमें लगा दिया गया, अब आप अच्छे होटल्स बनाइए, 2 स्टार और मोर के जो होटल्स होंगे उसको कहाँ डाल दिया, उसको भी इन्होंने डाल दिया स्पेसिफाइड बिजनेसेस में। ठीक है, इस तरीके से इनको जब भी जिस टाइप के बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं ना, उसको ये डाल देते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस में। मैं एक और आपको बात बता सकता हूँ, आप सबने आइसक्रीम खाई है या फिर अमूल के दूध वगैरह लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स लिए हैं। भारत को अगर आप देखें तो श्वेत क्रांति जो एक होता है, उसके तहत भारत इंडिया में रैंक 1 पे है मिल्क प्रोडक्शन में। बट कोल्ड चेन फैसिलिटी एक होती है कि जो ठंडे कोल्ड चेन मेंटेन करते करते फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाती है, इसको कोल्ड चेन फैसिलिटी कहते हैं। तो चूंकि मिल्क वगैरह प्रोडक्ट्स को ये कोल्ड चेन की बहुत ज्यादा नीड है, इसको भी स्पेसिफाइड बिजनेस में उठा के डाल दिया इन्होंने। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने 3 एग्जांपल दे दिए, हॉस्पिटल, होटल्स, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउस। आपने बोला सर वीड्स, किसानों के अनाज गोदाम में सड़ गए, बारिश से भीग के सड़ गए, राइस या फिर अदर वेजिटेबल्स वगैरह सड़ गए, तो क्या इनके वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी, इसके वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी की नीड है इंडिया में? तो अगर कोई बिजनेस इसके वेयर हाउसिंग का हो तो उसको भी डिडक्शन दे दिया गया, उसको भी स्पेसिफाइड बिजनेस में कह दिया गया। एग्जांपल्स भरे बड़े बच्चे, अगर आप और समझें, ये हो गया एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग थी, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग। बट यहाँ पे याद रखिएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग के साथ साथ शुगर की वेयर हाउसिंग को भी ऐड कर दिया गया। आई थिंक ये हुआ था 2012 के बाद। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यूपी की पॉलिटिक्स पूरी बेटा शुगर पे चलती है, तो शुगर को तो स्पेशल इनको कंसिडरेशन देना ही था। एक एडिशनल आपको नॉलेज देते हैं, जीएसटी में जिस तरीके से साउथ में सारी पॉलिटिक्स राइस के बेस पे चलती है, तो जीएसटी के लेने ले जाने रखने इवन ट्रांसपोर्टेशन पे भी जीएसटी नहीं लगता है। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि शुगर के वेयर हाउसिंग पे शुगर के वेयर हाउसिंग बिजनेस करने के लिए अगर किसी ने जितने भी एक्सपेंडिचर किए हैं उस पे उसको 100% डिडक्शन मिलेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट में डाल दिया। अब एग्रीकल्चर में दूसरा होता है सर फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर के अगर आप प्रोडक्शन में हैं, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है, तो वो भी स्पेसिफाइड बिजनेस में चल जाएगी। तो सर 14 इंडस्ट्रीज में हमने क्या क्या बताया, जैसे हॉस्पिटल बता दिया, होटल्स बता दिए, फर्टिलाइजर की कंपनी अगर हो गई, वेयर हाउसेज हो गए हमारे,
या फिर कोल्ड चेन फैसिलिटी की बात हो गई, इस तरीके से बहुत से हैं। एज लाइक आप समझ लीजिए पेट्रोलियम या ऑयल गैस के हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हैं, वो भी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के थ्रू अगर हम करते हैं, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई पाइप बिछा के हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हमने अगर लगा रखे हैं, और अफोर्डेबल हाउसिंग जो भी प्रधानमंत्री ग्राम प्रधान योजना के तहत आ गई थी, ग्राम प्रधान नहीं सॉरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आए थे उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने लगा दिया। उसके बाद इनलैंड कंटेनर डिपोट जो होते, जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं बाहर से शिप से आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं, तो इनलैंड कंटेनर डिपोट, उस कंटेनर्स को रखने के लिए जो कंटेनर डिपोट बनाए जाते हैं उसको भी इस बिजनेस में उन्होंने लगाया। और उसके बाद बी वैक्स और बी के मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी से शहद निकालने वाले को भी इन्होंने स्पेसिफाइड बिजनेस में डाला है। वेयर हाउसिंग शुगर की मैंने बता दी थी आपको। स्लरी पाइपलाइंस की इन्होंने फैसिलिटी दी, जिससे कि आयरन ओर्स अगर जाते हैं ना, लिक्विड आयरन, तो उसके लिए उन्होंने डाला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आप देख रहे हैं इस समय भारत में रैपिडली यूज हो रहा है, रोड्स बनाने के लिए, रोड बनाना हुआ, ब्रिज बनाना हुआ, सीवरेज बनाना हुआ, नालियां जगह जगह बन रही होती हैं, या उन सड़कों को चौड़ा किया जा रहा होता है, नालों को डीप या चौड़ा किया जा रहा होता है, पोर्ट बनाए जाते हैं, कहीं एयरपोर्ट बनाए जाते हैं, कोई इनलैंड वाटरवे मतलब नदियों के बीच का रास्ता कहीं कोई बन रहा है। तो इस टाइप के जो भी कंस्ट्रक्शन के वर्क हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में आते हैं, इनको भी ले लिया गया है 14 बिजनेसों में। अब 13 बिजनेस में आपको बता चुका, 14 बिजनेस है सेमीकंडक्टर का बिजनेस। जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को तोड़ देंगे और उसके अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे सेमीकंडक्टर निकलते हैं, तो ये सेमीकंडक्टर को सबसे लास्ट में जोड़ा गया था इस 14 बिजनेस में, क्योंकि उस समय अरुण जेटली गवर्नमेंट थी और उसी समय अदानी ने सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन की फैक्ट्री लगाई थी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इंडस्ट्रीज से रूल्ड होती ही है। तो यही हमारा सेक्शन 35 AD क्लियर है। क्लियर सर, यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आई? जी हाँ सर, यहाँ तक बिल्कुल पूरी बात समझ में आई कि सेक्शन 35 AD होता क्या है और सेक्शन 35 AD होता क्यों है, क्यों होता है ये भी अब आप समझ चुके हैं। बिकॉज सर इसके 100% एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना सर, इसके वो एक्सपेंडिचर 100% P&L में क्या हो जाते हैं, अलाउड हो जाते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो अब आपको एक चीज़ और मैं समझाने चाहता हूँ। पहली बात तो अगर इसमें कोई हम इंपोर्टेड मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, वो ओल्ड मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, देन क्या होगा? एंड सर क्या इसमें जिस तरीके से ओल्ड मशीनरी यूज़ करते थे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या ओल्ड मशीनरी में मिलता था? नहीं मिलता था। अगर हम ओल्ड मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो आप याद करिए सेक्शन 32 में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता था, एवं इन्वेस्टमेंट अलावेंस क्या इसकी मिलती जो तो 15% मिलती है 32 AD, वो भी सर नहीं मिलती थी। बट यहाँ पे 20% ओल्ड मशीनरी अलाउड है। क्या है? 20% ओल्ड मशीनरी अलाउड है। मतलब क्या हुआ, 100% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्शन। इंपॉर्टेंट अगर ओल्ड मशीन, देखिए पहली बात तो जो मैंने आपको बताया था केवल और केवल न्यू मशीनरी के केस में ये चीजें मिलती हैं, लेकिन अगर एक्सेप्शन के वाइज अगर इंपोर्टेड कोई मैंने ओल्ड मशीनरी की है और उसका इनकम टैक्स एक्ट में उस मशीनरी पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगा है तो ये भी अलाउड है, और 20% ओल्ड मशीनरी भी अलाउड होती है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट अलाउंस में ये फैसिलिटी आपको नहीं दी थी, बट यहाँ पे आपको 35 में ये भी चीजें 35 AD में ये भी फैसिलिटीज दे दी गई हैं। अदर थिंग्स भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सर अगर ये जो बिजनेस है ये क्या है, ये थोड़े से स्पेसिफाइड बिजनेस हो गए। क्या हो गए सर? स्पेसिफाइड बिजनेस हो गए। इट मीन्स स्पेसिफाइड बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो मेरे पास कुछ बिजनेस का लॉस आएगा, कुछ बिजनेस का प्रॉफिट भी आएगा, कुछ ना कुछ तो होता ही जाएगा। तो स्पेसिफाइड बिजनेस के अगर मेरा बिजनेस का स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर मेरा लॉस आ गया तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कब तक सेट ऑफ होगा और कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा? मैं आपको बताऊं तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है एंड सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही होता है। मतलब सर ये है मिस्टर गंजू, इनके सर पे एक भी बाल हम नहीं बनाएंगे आज, ठीक है। अब इनका बिजनेस क्या है? ये टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, और ये इनका एक वेयरहाउस भी है एग्रीकल्चर कमोडिटीज जिसमें ये शुगर या वीट का रखते हैं। एग्रीकल्चर्स के लिए वेयरहाउस बना रखे हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर का वेयरहाउस भी बना रखे हैं और एक यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भी लगा रखे हैं, अब इनके साथ हुआ क्या? ब्लू पेन आप देखिएगा, टेक्सटाइल के बिजनेस में इनको प्रॉफिट है 200 करोड़ रुपए का, लेकिन बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस में एग्रीकल्चर वाले में जो वेयरहाउस इन्होंने बनाया है यहाँ पे इनको लॉस आ रहा है -150 करोड़ का। देन
देन इनका ये स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। इनका स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ सेम स्पेसिफाइड बिजनेस या फिर मतलब नेक्स्ट ईयर में ये अगर एग्रीकल्चर्स प्रोड्यूस का वेयर हाउस से जो इनकी इनकम हो रही है उससे होगा, या फिर अगर कोई और स्पेसिफाइड बिजनेस है एज लाइक इनका होटल का बिजनेस है, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल या सेमीकंडक्टर का बिजनेस है, इस बिजनेस में अगर इनको कहीं से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो 180 करोड़ का जो प्रॉफिट है इससे सेट ऑफ हो जाएगा। मतलब अगेन स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा, नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर सर। और इनफाइनाइट पीरियड तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब हम आए अपने क्वेश्चंस पे। देखिए इतना बड़ा मैंने आपको ये सेक्शन पढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 रीड आउट करते हैं अब हम लोग। चलो जी, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या है? मिस्टर ए कमिंस टू द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड एडिबल ऑयल। ओ सर जी, ये तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का काम कर रहा है। और कौन है ये? मिस्टर ए हैं। और ये क्या क्या बना रहे हैं? पहली बात तो फूड ग्रेन्स। क्या सर जी? फूड ग्रेन्स एग्रीकल्चर कमोडिटी है? हाँ, एग्रीकल्चर कमोडिटी है। दूसरी बात आती है सर शुगर। शुगर के एग्रीकल्चर कमोडिटी है? नहीं है, बट फिर भी स्पेसिफाइड बिजनेस में तो हमारी आती है। तो शुगर पे भी क्या मिलेगा हमें? 35 AD। बट एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल तो सर कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी भी नहीं है और 35 AD में भी नहीं आती, तो हमको इस पे 35 AD नहीं मिलेगा, हमें इस पे 32 का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। देखिए कुछ चीजें और जानी, जिस तरीके से जिस पे 32 का डेप्रिसिएशन मिल रहा है उस पे 35 AD नहीं मिलता है, या इस तरीके से कहें जिस पे 35 AD मिल रहा है उस पे 32 का डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। क्यों सर? मान लीजिए 35 AD आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? आपने कोई बिल्डिंग परचेज की 20 करोड़ की, उस पर आपको आप स्पेसिफाइड बिजनेस कहते हैं, होटल की बिल्डिंग आपने 20 करोड़ की बनाई, तो 2 बिल्डिंग P&L अकाउंट में आपको मिल गया 2 बिल्डिंग, ये P&L अकाउंट है, आपको 2 बिल्डिंग मिल गया 20 करोड़ रुपीस। अब आपको अगर बैलेंस शीट में 20 करोड़ की बिल्डिंग दिखा रहे हैं, इसको डेप्रिसिएशन भी हम दे दें 10% 2 करोड़, तो आप फिर 2 डेप्रिसिएशन दिखा देंगे 2 करोड़, 20 करोड़ के खर्चे पे आपको 22 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा। इसलिए 35 AD में जिस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन मिल गया है उस पे फिर कभी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ठीक है? ठीक है सर। और सर 35 AD और कुछ प्रोडक्ट्स पे मिलता भी नहीं है, कुछ कैपिटल एसेट्स पे मिलता भी नहीं, एज लाइक लैंड। लैंड पे टैक्स प्लानिंग हो सकती है, मैंने आपको समझाया, तो इसलिए लैंड पे 35 AD का बेनिफिट नहीं मिलता है। गुडविल पे भी 35 AD का बेनिफिट नहीं मिलता है। एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जो आपने अपने अकाउंट्स में पढ़ा है, उस पे भी नहीं मिलता है 35 AD का बेनिफिट। सर गुडविल में क्यों नहीं मिलता है? अरे एक बात सोचिए यार, ये A लिमिटेड है और ये मेरे भाई की लिमिटेड है C लिमिटेड। ये A लिमिटेड ने C लिमिटेड से गुडविल खरीद ली, इसकी गुडविल खरीद ली 200 करोड़ रुपए की। झूठ का हम गुडविल खरीद के क्लेम कर सकते हैं, इसलिए टैक्स प्लानिंग का जहां जहां स्कोप आता है वहां वहां बेनिफिट नहीं मिलता, ये आपको बताया गया था। ओके ओके, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 इन्होंने वेयरहाउसिंग बिजनेस स्टार्ट किया है। ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 80 लाख, 60 लाख एंड 50 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी 2019 एंड टू मार्च 2019। मतलब जब हम बिजनेस करने गए हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में हम जहां से स्टार्ट किए, जनवरी, फरवरी और ये रहा जैन आपका, ये रहा फेब आपका, ये रहा मार्च आपका, और इसके बीच में हमने लैंड एंड बिल्डिंग अलग अलग बिजनेस की खरीद ली। हम फूड ग्रेन्स की यहां बात कर रहे हैं अभी, फूड ग्रेन्स और शुगर, और हम एक एडिबल ऑयल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एडिबल ऑयल, यहाँ पे हमने कितना कितना कर दिया सर? 80 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। यहाँ पे हमने 80 लाख, 60 लाख, 50 लाख रुपए की बिल्डिंग्स खरीद ली हैं रिस्पेक्टिवली ऑन द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च। ठीक है? ठीक है सर। exclusively for the above businesses and capitalized the same in the books of account on 1st April 2019। 1st अप्रैल 2019 पे हम आके इनको अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर रहे हैं। क्या हमें 32 AD का बेनिफिट मिलेगा? सर 32 AD का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स कह रहा हूं मैं, सॉरी, फूड ग्रेन्स एंड शुगर पे ही मिलेगा। एडिबल ऑयल पे 35 AD का बेनिफिट अगर नहीं मिलता है तो एडिबल ऑयल पे 32 का डेप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। ओके ओके सर। अब the cost of the land included in the above figure is 50 lakh and 40 lakh and 30 lakh rupees respectively।
During the previous year 1920, he incurred the capital expenditure of rupees 20 lakh, 15 lakh and 10 lakh respectively for extension, reconstruction of the building purchased and used exclusively for the above business. एक बात बताइए, अगर इसके बाद मैंने अपने बिल्डिंग का कोई रिकंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन करवाया तो उसमें जो एक्सपेंसेस जा रहे हैं क्या उसका भी डिडक्शन मिलता है? जी हाँ, यस, उसका भी डिडक्शन मिलता है। कहीं पे प्रोहिबिटेड तो है नहीं, कंफ्यूज करने के लिए लाइन लिखी थी तो प्रोहिबिटेड तो है नहीं, तो पहले का भी मिलता है डिडक्शन, बाद का भी मिलता है, कोई बात नहीं। करना क्या है सर? कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड assuming that Mr. A has fulfilled all the conditions specified to claim deduction under section 35 AD। मतलब 35 AD की डिडक्शन देनी है किसको? मिस्टर ए को। एंड नॉट क्लेम्ड एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 4A एंड हेडिंग ऑफ सी डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। चलो इसकी कोई बात नहीं है, ये बस ऐसे ही लिखा है 35 AD में देनी है, इसलिए यहाँ पे दूसरी जगह क्लेम नहीं किया है। द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस टू सेटिंग अप अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, शुगर, एडिबल ऑयल बिफोर मेकिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 AD एंड शुगर for the assessment year 2021 is 16 lakh, 14 lakh and 31st lakh respectively. Also assume the respective expenditure incurred the payment made by the account paid check for the use of ECS through bank account। चलो ठीक है, हमने ECS के थ्रू खरीदे, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना है, 35 AD का बेनिफिट देना है, जिसको 35 AD का बेनिफिट मिलता हो और जिसको नहीं मिलता है नहीं देंगे। हम फूड ग्रेन्स के केस में निकालते हैं। सर सबसे पहले फूड ग्रेन्स का प्रॉफिट हमको बता दिया है। प्रॉफिट कितना है इस बिजनेस का? सर 16 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 14 लाख रुपए का प्रॉफिट है। फूड ग्रेन्स का 14 लाख का है, 14 है कि 16 बेटा? 16 लाख का है। फूड ग्रेन्स का 16 लाख का प्रॉफिट है और इस वाले का 14 लाख का प्रॉफिट है। फूड ग्रेन्स का 16 लाख का प्रॉफिट है और दूसरे वाले का 14 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, अब और भी कुछ क्वेश्चन में पूछा हमसे। हाँ, इसका एडिबल ऑयल का 31 लाख का प्रॉफिट है। अभी तक हमने प्रॉफिट सबका लिख लिया है। प्रॉफिट लिखने के बाद अब हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे 30, यहाँ पे हमें मिलता है क्या है 35 AD। तो 35 AD में हमने जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया वो भी डिडक्ट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी हमने किया वो डिडक्ट होता है। तो 35 AD के अनुसार फिनिश्ड गुड्स में हमको 35 AD के अकॉर्डिंग क्या डिडक्शन मिलेगा? सबसे पहली बात सर, जो हमने लैंड एंड बिल्डिंग के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर किए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए हमने क्या क्या एक्सपेंडिचर किए? देखिए लैंड एंड बिल्डिंग आप क्वेश्चन में पढ़ी 80 लाख और 60 लाख के हमने लैंड एंड बिल्डिंग में परचेज किए हैं। बट इसमें लैंड की वैल्यू हम डिडक्ट कर दें तो अगर 80 लाख हमने लैंड एंड बिल्डिंग में परचेज किए थे, जिसमें से 50 लाख टूवर्ड्स लैंड था, तो मेरा बिल्डिंग का कॉस्ट कितना आता है सर? ओनली 30 लाख रुपीज। इसी तरीके से 60 लाख अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग के लिए दिए थे, जिसमें से 40 लाख तो हमारा किसके लिए? लैंड के लिए, तो मेरा कितना आता है? 20 लाख। देखिए यहाँ पे लिखा है 50 लाख एंड 40 लाख, ये आपका लैंड एंड बिल्डिंग के लिए था। द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड फॉर 50 लाख एंड 40 लाख, और आपने 80 लाख 60 लाख एक्सपेंडिचर किए थे। तो यहाँ पे आपका आ गया 80 एंड 60 30 एंड 20 आपको 35 AD का बेनिफिट मिल रहा है। बट अगर आपने एडिशनल कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया हो, जो कि आपने लिखा एडिशनल 20 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पे आपने किया था और 15 लाख का खर्चा यहाँ पे किया था, तो आपको 35 AD में जितना भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसका डिडक्शन मिलता है। अगेन वर्ड सुनिए, 35 AD में जितना भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसका डिडक्शन मिलता है। तो आपने 35 AD के अनुसार कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया? सर लैंड एंड बिल्डिंग मैंने 80 लाख की खरीदी, 50 लाख की लैंड थी, लैंड की वैल्यू नहीं लेते इसलिए घटा दिए, मतलब केवल बिल्डिंग 30 लाख की थी और बिल्डिंग 20 लाख की और एक्सटेंशन करा दी। 50 लाख रुपए का सर मैंने बिल्डिंग बनाई है जिसपे मुझे 35 AD में डिडक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से 60 लाख रुपए में लैंड एंड बिल्डिंग लिए थे, 40 लाख रुपए की लैंड थी, मतलब 20 लाख की बिल्डिंग थी, 15 लाख रुपए का बिल्डिंग में एक्सटेंशन करवा दिया, मतलब ये 25 लाख रुपए की मेरी यहाँ बिल्डिंग है जिसमें हमको 35 AD का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो 35 AD का बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब यहाँ से डिडक्ट होगा, डिडक्शन आएगा। 16 लाख का प्रॉफिट है, 35 AD का बेनिफिट है मेरा 50 लाख का, मेरा नेट प्रॉफिट या लॉस कितना आ गया? सर नेट तो लॉस आया, तो लॉस कितने का आ गया? अगर 16 लाख माइनस 50 लाख अगर आप करते हैं, 16 माइनस 50 करते हैं तो आपको यहाँ पे 34 लाख रुपए का लॉस आता है। और इसी तरीके से 14 माइनस 25 अगर आप यहाँ करते हैं तो आपको 20 10 14 ये 35 है, तो 14 माइनस 35 अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ 21 लाख रुपए का लॉस आता है। ये 35 AD लगने के कारण क्या हुआ? कुछ नहीं, जनरल सी बात समझिए, 35 AD लगा तो क्या हुआ? मेरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे जो फूड ग्रेन्स एंड शुगर, इन दोनों पे 35 AD यूज होना था, तो मैंने इनका प्रॉफिट निकाला और प्रॉफिट निकालने के बाद माइनस 35 AD का इनको 35 AD का इनको डिडक्शन दे दिया। अब जो है वो मेरा नेट प्रॉफिट एंड लॉस है।
तो 35 एडी के इसमें क्या था, मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट मुझे डिडक्ट करनी थी, क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी हमको 100% अलाउड हो जाता है P&L में। तो बिल्डिंग में जितना भी खर्चा किए वो हम माइनस कर दिए। बिल्डिंग में 50 लाख रुपए का खर्चा किए थे, हम कमाए 16 लाख थे, तो हमको बिजनेस का लॉस कितना आ गया, 34 लाख रुपए का। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत? सर दिक्कत ना है ना होगी अब आपको। आइए, अब आपका इस वाले बिजनेस का प्रॉफिट है एडिबल ऑयल का 31 लाख रुपए का है, लेकिन आपने यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया, कैपेक्स आपका यहाँ पे कितना है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर सर 50 लाख रुपए का ये किया है, जिसमें लैंड की वैल्यू इंक्लूडेड 30 लाख रुपीस। बट हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लैंड पे भी डेप्रिसिएशन तो मिलता ही मिलता है। लैंड पे ऐसा कहाँ हुआ कि डेप्रिसिएशन कभी लैंड पे ना मिला हो? आप मुझे ये बताइए, डेप्रिसिएशन लैंड पे तो मिलता ही है, ऐसा नहीं होता ना कि डेप्रिसिएशन लैंड पे ना मिलता हो। अगेन ये वाली गलती आप मत करिएगा बेटा, लैंड पे डेप्रिसिएशन कहाँ मिलता है? लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, 25 लाख की लैंड बढ़ती है, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ये मैंने क्वेश्चन में आप लोगों की गलती देखी है। आप 35 एडी 35 एडी यहाँ तो ले लेते हैं, बट यहाँ पे जब आप आते हैं ना नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेने, तो लैंड की वैल्यू यहाँ डिडक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे भी लैंड की वैल्यू डिडक्ट होगी, क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ये बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए आप यहाँ पे कॉशन पॉइंट लिख लीजिए, लैंड की वैल्यू डिडक्ट होगी। और लैंड की वैल्यू यहाँ कितनी है सर? लैंड की वैल्यू यहाँ पे 30 लाख रुपीस की है, तो 30 लाख रुपीस की वैल्यू यहाँ पे भी डिडक्ट होगी। उसके बाद इसने कितने एडिशन कराए, 10 लाख रुपीस का एडिशन कराया, तो 30 लाख यहाँ डिडक्ट हुए, 10 लाख एडिशन का मतलब 30 लाख रुपीस का हमको डेप्रिसिएशन मिलेगा। 30 लाख का 10%, क्योंकि बिल्डिंग जो कि रेसिडेंशियल होता तो 5%, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन होता 40%, बट ये वाली ऑफिस बिल्डिंग है तो 10%, मतलब 3 लाख का डिडक्शन यहाँ मिलेगा, 3 लाख डिडक्ट होगा। प्रॉफिट ये था, डेप्रिसिएशन ये था, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 31 माइनस 3 28 लाख रुपए का। मतलब सर अभी तक हमने जो ओरली सॉल्व किया है, मेरा फूड ग्रेन्स, ईडेबल ऑयल और ये शुगर, इसका आ रहा है, इसका प्रॉफिट आ रहा है सर 28 लाख रुपीस, इसका लॉस आ रहा है 21 लाख रुपीस, और इसका भी लॉस ही आया है 34 लाख रुपीस। आप चेक करना चाहें तो देखिए, क्या ओरली हमने इस क्वेश्चन को सिर्फ साइड में राइट करके सॉल्व किया है? सर ओरली सॉल्व तो कर दिया है हमने। 35 एडी मैंने आपको पहले अच्छे से समझा दिया था। आइए सॉल्यूशन देखते हैं, क्या यही सॉल्यूशन है? कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन 2021। देखिए क्या किया इन्होंने, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस सेटिंग अप ऑफ द वेयरहाउस ऑफ स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल। केवल एडिबल ऑयल का प्रॉफिट कितना, 31 लाख, और ये प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 है, जो कि क्वेश्चन में दिया था। देखिए यहाँ पे लिखा है बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी एंड सेक्शन 32, मेरा प्रॉफिट है 31 लाख रुपए। तो अब हमको अगर ये प्रोवाइड नहीं हुआ था डेप्रिसिएशन, यहाँ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं हुआ था, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड कर देंगे। अगर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे। किस वैल्यू पे प्रोवाइड होगा? 50 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी, जिसमें से 30 लाख की लैंड थी। अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में से लैंड की वैल्यू हटा दिए तो कल बिल्डिंग की वैल्यू आ गई, प्लस एक्सटेंशन इन बिल्डिंग, मतलब ये टोटल जो 30 लाख आया ये बिल्डिंग की वैल्यू है, और बिल्डिंग पे 10% के रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन मिल गया, मतलब इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ PGBP 28 लाख का हमें इनकम हुआ। ओके, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं। मेरे स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से थे? 2 बिजनेस थे, शुगर का और फूड ग्रेन्स था। शुगर और फूड ग्रेन्स पे भी हम वही बात लिखेंगे, अपना वो वाला प्रॉफिट लिखेंगे जो बिफोर 35 एडी था। 16 लाख 14 लाख क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे टोटल का अलग से कॉलम है, आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी, वही कैलकुलेशन 30 लाख रुपए की क्या थी, 30 लाख रुपए की क्या थी? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू 1/4/2019, दैट इज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 1/4/2019, एक्सक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड। मतलब जो 50 लाख रुपए और 40 लाख रुपए लैंड में हम खर्चा किए उसको डिडक्ट करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर से, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सपेंडिचर से। तो अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग के एक्सपेंडिचर में से लैंड का एक्सपेंडिचर हटा दिए तो केवल क्या बचा? बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर। तो बिल्डिंग मेरी 30 लाख और 20 लाख की थी, और इसमें जो मैंने बिल्डिंग में एक्सपेंडिचर एडिशनल किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस एंड 1920 उसको भी ऐड कर दिए। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इन बिल्डिंग हमने कितना किया है? टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इन बिल्डिंग हमने 50 लाख और 35 लाख का किया है, जोड़ आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, और 100% डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 35 एडी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी 100% ऑफ कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फूड ग्रेन्स एंड शुगर, तो 50 और 35 का डिडक्शन मिल गया। टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी कितना आ गया? 50 लाख और 35 लाख। हमारी इनकम थी 16 लाख, डिडक्शन मिला 35 लाख का, तो लॉस फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस
setting up the operating of warehousing facility after providing a deduction under section 35AD to be carried forward as per section 73। 34 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, 21 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, और गलती से भी इसको सेट ऑफ नहीं मारना है इस वाले से प्रॉफिट से, क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉस जो है सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ किससे होता है, सेट ऑफ होता है स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से, ठीक है। नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नोट्स जो आपको नंबर्स दिलाएंगे वो अगर हम लिखे तो डिडक्शन 100% मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 35AD। 35AD बोलता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन मिलेगा आपको फॉर असेसमेंट ईयर 2021। देखिए मैं आपको बता दूं, हर एक जितने भी हमने बिजनेसेस पढ़े हैं 14 बिजनेस डेट है कि इस डेट के बाद अगर शुरू हुआ हो तो, बट आपके जब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो क्वेश्चन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 प्रीवियस ईयर से, तो वो सारी डेटें एक्सटेंड कर जाएगा। तो आपको डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है कि कब कौन सी एग्जामिनेशन किस डेट को मिली थी, ठीक है सर। In respect of a specified business of setting up and operating the warehousing facility for storage of sugar and setting up and operating warehousing facility of storage of agriculture produce where operations are commenced on or after 1/4/2012। मैंने क्या बोला, हर एक एंट्री के लिए, हर एक स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक डेट दी हुई है। जैसे यहाँ पे बता दिया वेयर हाउसिंग के लिए 1/4/2012 दी हुई है या उसके बाद की डेट, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में आएगा क्या 1 अप्रैल 2019, तो वो सारी की सारी जितने भी बिजनेस है ना उन सारे बिजनेस की डेट इस डेट को कंप्लाई कर जाएंगी। 1/4/2012 के बाद ही तो 1/4/19 आता है, कंप्लाई कर गया, तो आपको डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ सीधे लिखना है कि स्पेसिफाइड बिजनेस में फूड ग्रेन्स बिजनेस और शुगर बिजनेस आते हैं। दूसरी बात आपको एक लिख देनी है नोट्स में, हाउएवर सिंस सेटिंग अप ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ एडिबल इज ऑयल, एडिबल ऑयल स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं आता है, आपको ये मेंशन भी कर देना है। A is not eligible to deduction under section 35AD in respect of capex incurred in respect of such business। तो एक नेक्स्ट आपको शायद ये भी लिख लेना चाहिए यहाँ पे कि इसको 32 का बेनिफिट मिलेगा एडिबल ऑयल को, ठीक है सर। मिस्टर ए हाउएवर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑफ अंडर सेक्शन 32। चलिए नेक्स्ट लाइन में आके इन्होंने लिख दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द बिल्डिंग वर पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 days। ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉस फ्रॉम ए स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम द अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस। देयरफॉर जो 55 लाख रुपए का लॉस आया है ना मेरा 34 प्लस 31 कितना 34 लाख रुपए प्लस 21 लाख रुपए का जो मेरा लॉस आया है ये सेट ऑफ होगा फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग ऑफ ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोर ऑफ फूड ग्रेन्स and sugar cannot be set off against the profit of 28 lakh from the business of setting of operating a warehouse facility of storage of edible oil. Since the same is not a specified business, such loss however be carried forward even infinitely for the set off against the same and any of other specified businesses। आपको ये लोग क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना स्पेसिफाइड बिजनेस के इस किसी या तो सेम स्पेसिफाइड बिजनेस से जाएगा इनफाइनाइट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या तो फिर किसी और स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए सेट ऑफ हो जाएगा। आपको सारे क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं सिर्फ वो छाट के यहाँ पढ़ाए गए हैं। अब देखिए ये रेड मार्कर से मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था कि क्या और आगे क्वेश्चन में पूछा है। तो जो देखिए आपका इनकम टैक्स लॉस तो बहुत बड़ा है। इनकम टैक्स लॉस जो है इनकम टैक्स लॉस आपको 60 मार्क्स के लिए पढ़ना है और ये बहुत बड़ा कोर्स है, वेरी ह्यूज कोर्स भाई, बहुत वाइड कोर्स है। तो इसमें हम अगर फुल पढ़ें इससे अच्छा जो चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड है सिर्फ इतने मतलब मैं आपको बताऊं तो समझ लीजिए इतनी बड़ी बुक में से सिर्फ जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं विथ प्रैक्टिकल नॉलेज मैं उनको कलेक्ट करके आपको सिर्फ इतनी स्पेस में प्रोवाइड करा रहा हूँ जिससे एग्जाम में लगभग 80% पेपर बनेगा। तो आप इन क्लासेस को ज़रूर से करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 10। Mr. Suraj, a proprietor, commenced operations of the business of a new 3-star hotel in Madurai, Tamil Nadu। मतलब क्या है भाई साहब, इनका ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस में आ गई है। On 1st of April 2019, he incurred capital expenditure of rupees 50 lakh during the period of January 2019 to March 2019। मतलब जैन, फैब और मार्च में इन्होंने 50 लाख रुपीस खर्चे कर दिए हैं। अब 1 अप्रैल से कुछ बात बता रहा होगा आगे। एक्सक्लूसिवली फॉर द एबव बिजनेस एंड कैपिटलाइज द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट एज 1 अप्रैल 2019। फर्दर ड्यूरिंग द प्रीवियस एंड 1920 ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 करोड़ आउट ऑफ विच 1.5 करोड़ वॉज फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड एक्सक्लूसिवली फॉर द एबव बिजनेस।
मतलब यहाँ तक तो ये 50 लाख रुपए खर्चा कर चुके हैं, 50 लाख रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 2 करोड़ रुपीज़ खर्चा किए, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए लैंड के लिए थे। इट मीन्स अभी तक इन्होंने कितना खर्चा किया हमें पता चल चुका है। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, assuming that he have fulfilled all the conditions specified to claim deduction under section 35 AD and has not claimed any deduction under section 6A under the heading of C, deductions in respect of certain incomes. The profit and from the business of running the hotels before claiming deduction under section 35 AD for the assessment year 2021 is 25 lakh. Assuming that he also had another existing business of running 4-star hotel in the Coimbatore, which commenced operating 12 years back, the profit from which are rupees 120 lakhs for the assessment year 2021, also assumed that expenditure incurred were paid by account paycheck ECS. देखो पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो लास्ट क्वेश्चन था सेम एज इट इज है हमारा। इसने सीधी सीधी बात क्या बोल दी कि 0.5 लाख रुपीज तक हम पहले खर्चा कर चुके हैं। यार आपको मैं इस डायग्राम में बताऊं क्या, बार डायग्राम, हाँ मैंने 50 लाख रुपए का पहले ही खर्चा कर दिया था। 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ की लैंड है, मतलब मैंने 50 लाख रुपए का पहले मैंने 50 लाख रुपए का खर्चा किया प्लस 2 करोड़ रुपए का खर्चा किया, लेकिन उसमें से 1.5 करोड़ की लैंड थी। तो मेरा टोटल खर्चा कितना आ गया सर? टोटल एक्सपेंडिचर आपने कर दिया है 1 करोड़ का, मतलब 100 लाख रुपए का आपने टोटल एक्सपेंडिचर कर दिया है। ठीक है, अब हमसे बोलता है कि हमको 35 AD के पहले का प्रॉफिट भी दे रखा है, और 35 AD के पहले का प्रॉफिट देखिए वहाँ पे लिखा है 25 लाख रुपीज़ का है। 25 लाख रुपीज़ का 35 AD का बेनिफिट कितना मिल जाएगा? जितना हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, मतलब 100 लाख रुपीज़ का हमको 35 AD का डिडक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब मेरा लॉस कितना आया? मेरा लॉस आया सर 75 लाख रुपीज़। चूंकि ये 2-स्टार होटल था इसलिए ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, बट कोयम्बटूर में एक अलग से 4-स्टार बिजनेस है, भले ही वो पहले से चल रहा है। हम कहते हैं ये बिजनेस भले ही पहले से चल रहा है, बट ये होटल बिजनेस है और ये 4-स्टार होटल बिजनेस है, मतलब इट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड बिजनेस। आज की डेट में क्या ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस है? और इस बिजनेस का प्रॉफिट है भाई साहब, इस बिजनेस का प्रॉफिट है 120 लाख। मैंने आपको बताया था स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है। तो अगर एक दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस जो मेरा कोयम्बटूर में जिसमें 120 लाख का प्रॉफिट है, वो मेरे इस 75 लाख के लॉस को सेट ऑफ कर देगा, तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाता है आपका 45 लाख रुपीज। देखते हैं क्या आंसर यही आया। हम आई थिंक 10-12 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाए होंगे इस पूरे क्वेश्चंस में। हम लोग मिल के इस समय पढ़ रहे हैं। ओके देखिए 45 लाख रुपीज़ बेटा कुछ भी नहीं है, बस आप प्रेजेंटेशन देखिए। आपको इतना विश्वास है आपके अंदर, आपको रखना पड़ेगा कि आप 20 से 25 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को 2 या 3 बार आपने कर लिया तो 20-25 सेकंड के अंदर आप वहाँ पे सॉल्यूशन तो निकाल लेंगे, बट आपको प्रेजेंटेशन भी याद आने लगेगी वहाँ पे कि कॉलम्स क्या बनाने, हेडिंग्स क्या डालनी है, बिकॉज हम ICAI का ही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमारे पास होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा पहले ही बढ़ा दिया। अब computation of profit and gain from the business or profession for the assessment year 2021, profit from specified business of new hotel in Madurai before providing deduction under section 35 AD, ये 25 लाख रुपए क्या था? देखिए हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, ये गिवन था, हाँ सर गिवन था, लेस किए डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। जनरली हम क्या करते हैं सर, हम गिवन इन्फॉर्मेशन में डिडक्शन घटाते हैं, कुछ भी कैलकुलेट करते हैं, अपना प्रॉफिट निकालते हैं, बस यहाँ पे भी वही काम किए। अब इस डिडक्शन 35 AD का सेक्शन हमने पूरा पढ़ लिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें डिडक्ट होते हैं PL में डायरेक्ट जाते हैं, बट लैंड नहीं जाती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड 200 लाख माइनस 150 लाख 50 लाख का था, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू 1/4/2019 दैट इज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने आपको बताया ना कि कैपिटलाइज अगर प्रायर टू बिजनेस भी कुछ खर्चे किए, उस खर्चे को हम कैपिटलाइज करते तो उस पर भी डिडक्शन मिलता है 35 AD का। तो यहाँ पे 35 AD का, इस पे भी 50 लाख रुपए में मिल गए, मतलब 100 लाख 35 AD पे मिल गए। 25 लाख का हमने क्या दिखाया, जैसे 25 लाख का हमने दिखाया मेरा प्रॉफिट था, 100 लाख रुपए का हमने खर्चा बुक कर दिया, तो यहाँ पे मेरा लॉस कितने का आ गया 75 लाख रुपीज़ का। यहाँ पे लॉस आ गया 75 लाख रुपीज़ का, बट लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ न्यू होटल इन मदुरई तो 75 लाख आ गया, बट प्रॉफिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ रनिंग अ होटल इन कोयम्बटूर ये सेट ऑफ हो सकता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो क्या स्पेसिफाइड बिजनेस। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्वेश्चन कि सर ये तो न्यू नहीं था तो क्या सेट ऑफ होगा, क्योंकि 35 AD तो केवल न्यू पे मिल रहा है। अरे 35 AD न्यू पे मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट ऑफ होगा अगर इस एग्जिस्टिंग बिजनेस भी मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस है।
ठीक है। एग्जिस्टिंग बिजनेस में मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस है तो सेट ऑफ होगा। ओके, 120 लाख से सेट ऑफ होने के बाद 45 लाख रुपया बिजनेस इनकम मेरी आ गई, नेट प्रॉफिट मेरा आ गया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक चीज समझाता हूँ। अगर ये मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस होटल की जगह वेयर हाउस का होता तो क्या सेट ऑफ होता? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आते रहेंगे, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे आपका एमसीक्यू भी प्रिपेयर हो जाएगा। क्या ये सेट ऑफ होता बताइए? 3, 2, 1, यस, ये तब भी सेट ऑफ होता, बिकॉज वेयर हाउसिंग अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी की हो रही है, ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप होटल चला रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि होटल से सेट ऑफ हो। होटल अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है और ये हॉस्पिटल ये स्पेसिफाइड बिजनेस है तो ये आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। स्पेसिफाइड टू स्पेसिफाइड में सेट ऑफ होता है, वो भले 14 बिजनेसेस में कोई भी वाला स्पेसिफाइड बिजनेस हो। जरूरी नहीं है होटल का लॉस होटल से ही सेट ऑफ होगा। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन ये करने के बाद नहीं आपका मिथ बन जाता है कि सेम में ही होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेम में नहीं होगा, बस उस 14 बिजनेसेस में से कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। मिस्टर ए अर्नव की बात कर रहे हैं। प्रोप्राइटर हैविंग 2 यूनिट्स, यूनिट ए कैरीज ए स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप ऑपरेशंस एंड वेयरहाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ शुगर। मतलब क्या बात ये हुई, इनकी एक यूनिट ए है और एक यूनिट बी है। यूनिट ए में ये काम क्या करते हैं, ये कुछ भी काम करते हैं, बट अभी मेरा पेन काम नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ बेटा। चलिए ये काम करने लगा है। यूनिट ए जिसमें हम शुगर का काम करते हैं, मतलब मेरा ये क्या है, ये मेरा एक स्पेसिफाइड बिजनेस है। चलिए यहाँ तक बात देख लिए। यूनिट बी कैरीज ऑन अ नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल। मतलब ये एडिबल ऑयल नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है मेरा, ठीक है। यूनिट ए commenced operations on 1st of April 2018 and it claimed deduction of rupees 100 lakh incurred on a purchase of 2 building 50 lakh each. यूनिट ए 2018 1/4/2018 मतलब प्रीवियस ईयर 18-19 की हम बात करें, इट मीन्स अगर हम समझे तो 31 मार्च 2019 तक की बात कर रहा है। इसने 2 बिल्डिंग परचेज की थी और ये दोनों बिल्डिंग थी तुम्हारी 50 लाख रुपीस की, और इसका डिडक्शन इसने ले लिया, क्लेम कर लिया। ओके ओके सर। फॉर ऑपरेटिंग अ वेयरहाउस फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ शुगर, ठीक है। अंडर सेक्शन 35 एडी इन्होंने सब कुछ अपना क्लेम ले लिया होगा, अंडर सेक्शन 35 एडी इन्होंने अपना क्लेम ले लिया होगा, ठीक है। उसके बाद हाउएवर इन फरवरी 2020 यूनिट ए ट्रांसफर्ड वन ऑफ इट्स बिल्डिंग टू यूनिट बी, एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ सच ट्रांसफर बाय अर्नव। ओके ओके ओके, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग कहाँ पहुँच गए, हाँ चलिए ये था, ये जो मैंने बताया क्या था, यूनिट ए एक आपकी है और एक है यूनिट बी, ये 2 यूनिट्स हैं। क्या है, ये 2 यूनिट्स हैं। यूनिट ए स्पेसिफाइड बिजनेस का काम कर रही है, इसने 50-50 लाख के 2 एसेट खरीदे थे और 31 मार्च 2019 तक, सॉरी 2018 लिख दिया मैंने, 2019 तक इसका डिडक्शन भी ले लिया होगा 35 एडी में, क्योंकि ये इसने कब परचेज किया था, 1 अप्रैल 2018 को। अब क्या किया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब ये आ गए फरवरी 2020, आई थिंक डेट अगर आप मुझे कंफर्म कर पाएँ तो किसी भी तरीके से, बट सर आप कैसे मुझे डेट कंफर्म कर पाओगे, ये फरवरी 2020 की डेट है। फैब 2020 में इन्होंने क्या किया, एक मशीनरी ये वाली जो थी, इस मशीनरी को देखिए क्या कर रहे हैं, ये उठा के यहाँ दूसरी यूनिट जो नॉट स्पेसिफाइड है इसमें ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। अब सर क्या होगा, देखिए केस यहाँ पे क्या हुआ, पहली बात तो ये कि इस मशीनरी पे 100% डिडक्शन ले चुके हैं, और 100% डिडक्शन क्यों दिया गया था, जिससे कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज़ हो सके, इसलिए इसको फ़ायदा दिया गया। अब अगर इसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज़ करने के लिए हम अनुमति दे देंगे तो गलत हो जाएगा। तब तो दुनिया का हर एक बिजनेसमैन पहले जो भी मशीन खरीदेगा उसको एक स्पेसिफाइड बिजनेस में लगाएगा, एक वेयर हाउस खोल के बैठ जाएगा, सारी मशीनरी को पहले स्पेसिफाइड बिजनेस में लगाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए एक रूल आ गया कि अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस से नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई मशीन ट्रांसफ़र करते हैं, कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करते हैं जिसका 100% डिडक्शन लिया था, तो जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके हाथ में कुछ अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, वो अमाउंट बन जाएगा डीम्ड इनकम आपकी, और वो अमाउंट डीम्ड इनकम बन जाएगा अंडर सेक्शन 35 एडी। सर वो अमाउंट कैसे निकलेगा, देखिए आपने जब एसेट पे कितने का क्लेम लिया था अंडर सेक्शन 35 एडी, आपने कितने का डिडक्शन लिया था, 50 लाख रुपए का, और आपने इस एसेट्स को 1 ईयर तक यूज़ किया, 31 मार्च 2019 तक यूज़ किया। हाँ सर यूज किया। अगर आप 35 एडी नहीं लेते तो आप इस पर क्या लेते, सोचिए
नॉर्मल बिजनेस होता तो 32 का डेप्रिसिएशन लेते। सर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे कितना आता है? 10% आता है सर, मतलब 5 लाख रुपए का आप डिडक्शन लेते। हाँ सर 5 लाख रुपए का डिडक्शन लेते। तो मान लिया जाएगा कि ये एसेट पे आपने 35 AD नहीं लिया था और आपने 5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लिया, तो आज की डेट में जब फरवरी में मशीन बिकने जा रही है तो इसकी कीमत कितनी हुई? 45 लाख रुपए। अगेन समझिएगा, ऐसा मान लिया जाता है, ये डीमिंग सेक्शन आ जाती है, ऐसा कह दिया जाता है कि चलो 35 AD हम कहते हैं आप तब नहीं लिए थे, आप अगर 35 AD नहीं लिए तो 50 लाख रुपए का डिडक्शन नहीं मिला, उसकी मशीन की कीमत 50 लाख रुपए हो गई। नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, उस पर कितना लगना चाहिए? 1 साल का। 1 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो उसकी वैल्यू आज आ गई वो है 45 लाख रुपए। मानेंगे ये मशीन 45 लाख रुपए में, ये मशीन जो है 45 लाख रुपए में यूनिट बी को ट्रांसफर हुई है और अब यही 45 लाख रुपए यूनिट बी की इस मशीन की कॉस्ट हो जाएगी और यूनिट बी इस पे डेप्रिसिएशन 45 लाख रुपए में लगाएगा। और यूनिट ए के लिए, यूनिट ए वाले ये जो एसेट ट्रांसफर हुआ इस पे 45 लाख रुपए की डीम्ड इनकम आ जाएगी अंडर सेक्शन 35 AD। ठीक है, ठीक है सर, सब सेक्शन भी है 7B, बट उतना याद नहीं रहता है। चलिए, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब इस क्वेश्चन में सर क्या हुआ, ये 50, अच्छा मैंने तो सॉल्यूशन ही बता दिया, 50 लाख रुपए के ऊपर मशीनरी लेके मैंने सब कुछ बता दिया। चलिए ये सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। Since the capital asset in respect of which deduction of rupees 50 lakh was claimed under section 35 AD has been transferred by unit A carrying on specific business to unit B carrying on non-specific business in the previous year 1920, the deeming provision under section 35 AD 7B is attracted during the प्रीवियस ईयर 2021। कुछ भी नहीं बोला इसमें, ये बोल दिया कि चूंकि 50 लाख की बिल्डिंग जिसपे हम 35 AD ले चुके थे वो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को ट्रांसफर कर दी जा रही है, इसलिए डीमिंग सेक्शन 35 AD 7B आ जाएगा। अब वो आके क्या बताएगा इसके बारे में बात करते हैं। चूंकि डिडक्शन हम 35 AD में देखिए लिखा है, डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD फॉर द असेसमेंट ईयर 1920, हमने 50 लाख की डिडक्शन क्या थी, ली थी हमने 50 लाख रुपीस की डिडक्शन ले ली थी इन पास्ट ईयर, मतलब 2018-19 प्रीवियस ईयर में मैंने इतनी ले ली थी। तो अब अगर हम नहीं लिए होते, ये डिडक्शन हम नहीं लिए होते, समझिए मेरा नॉर्मल बिजनेस होता, हम डिडक्शन नहीं लिए होते तो हम डेप्रिसिएशन लेते, तो हम डिप्रिसिएशन लेते तो हम डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 कितनी लेते फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ईयर 1920 या अप टू 31 मार्च 2019 हम कितनी डिडक्शन लिए होते हैं? हम सर लेते 10% ऑफ 50 लाख, तो 50 लाख का 10% आता है 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीस का डिडक्शन लेते तो डीम्ड इनकम आ जाएगी 35 AD 7B। हम मान लेंगे डिडक्शन लिए, चूंकि हमने पूरा अमाउंट जीरो कर दिया था तो हम मान लेंगे 45 लाख रुपए की एसेट बिकी है और जितने की बिकी वो पूरा का पूरा इनकम कर देंगे, क्योंकि पूरे का खर्चा हम राइट ऑफ कर चुके हैं। मेरे बुक्स यूनिट ए की बुक्स में तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, निल आ रही है ना, लेकिन आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या निकली? अगर डेप्रिसिएशन लगता तो 45 लाख, तो 45 लाख रुपए यहाँ की डीम्ड इनकम बन गई। अब ये 45 लाख रुपए यूनिट बी के लिए कॉस्ट भी बन जाएगी। सिंपल प्रोविजन था बिल्कुल भी। मिस्टर ए हाउएवर बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 इन सेक्शन 43(1) कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 ऑन द बिल्डिंग ऑफ इन यूनिट बी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग यूनिट बी द एक्चुअल कॉस्ट। यहां से लाइन पढ़िएगा, मिस्टर अर्णव के लिए बात कर रहे हैं कि इनके लिए अब जो यूनिट बी है, यूनिट बी में इस बिल्डिंग की क्या कॉस्ट होगी, तो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग वुड बी, एक्चुअल कॉस्ट टू द एसएससी, मतलब जो यूनिट ए को जो कॉस्ट पड़ी वो 50 लाख रुपए माइनस डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 32 फॉर द असेसमेंट इन 1920, मतलब 5 लाख रुपए ये। अब एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अर्णव इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग इन इट्स यूनिट बी 45 लाख रुपए आ जाएगी। मैंने आपको बताया था वही कॉस्ट उठ के आ जाती है और यहाँ पे कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आया? आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन और इन क्लासेस को करने से पहले आप एक बार जरूर ये डीटी या इनकम टैक्स सेल्फ पढ़े हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जितने लोगों के पास ना यार देखो 1 आवर्स का टाइम बचा है, 1 मंथ या 2 मंथ का टाइम जिनके पास भी बचा है और अब आप सेल्फ नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि मोनोटोनस हो गया, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, अपने अटेम्प्ट को सेक्रीफाइस मत करिए और जरूर इन क्लासेस को आप करिए। आपका अगर एक सब्जेक्ट भी प्रिपेयर होने लगेगा ना डेली बेसिस पे तो फिर आपका खुद ही मन कर जाएगा होल ग्रुप पढ़ने का, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप इन क्लासेस को डेली बेसिस पे जरूर करिए। ओके ओके सर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 12। देखिए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 12 में बोल रहा है एक्स लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रिफर्ड इन सेक्शन 80 CCD।
अब सर 80CCD ये जो पेंशन स्कीम होती है ना, इस पेंशन स्कीम में जब कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है किस लिए सर कंट्रीब्यूट कर रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन, फॉर पेंशन अंडर दिस स्कीम, किसमें? एम्प्लॉय के अकाउंट में, तो एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। मतलब एम्प्लॉयर का मन कर जाए वो 500 करोड़ रुपए किसी एक एम्प्लॉय के पेंशन फंड में डाल दे, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। हम पीजीबीपी में स्पेसिफाइड लिमिट तक ही खर्चे को अलाउड करते हैं। इसका मतलब हम इसको अगर इस तरीके से कहें कि एम्प्लॉयर का कितना खर्चा अलाउड हो जाएगा अगर वो एम्प्लॉय के पेंशन स्कीम में डालता है। वो डालना चाहे तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी डाल दे, बट बिजनेस में प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, बिजनेस में कितना प्रतिशत खर्चा माना जाएगा कि पेंशन के लिए दिया गया होगा। अगेन मैंने वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, एक बिजनेस में कितना प्रतिशत खर्चा, बिजनेस का कितना प्रतिशत खर्चा माना जाएगा एम्प्लॉय के पेंशन में गया होगा। ठीक है, तो उसकी लिमिट बताई गई है 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, जो टर्म्स के अनुसार एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में जो डीए होते हैं, वो ट्रैवलिंग अलाउंस एंड अदर अलाउंस की बात यहां नहीं हो रही है। डियरनेस अलाउंस जो कि इन टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ उतने ही अमाउंट को अलाउड किया जाता है अंडर पीजीबीपी, और अगर कोई अमाउंट इससे एक्सीड कर गया, इट मीन्स सर मान लीजिए ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डी आता है 80 रुपए, और इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया एम्प्लॉयर ने 100 रुपए, तो ये 20 रुपए जो हो गया ना ये डिस अलाउड कह दिया जाता है। और ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन एक 100 की अलाउड 80 का हुआ, तो ये क्या है, ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो 20 की है ये टैक्सेबल हो जाती है 40A9 में। किसमें? 40A9 में। यही प्रोविजन है हमारा। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम। तो इन्होंने 20% बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट किया है पेंशन स्कीम में। डियरनेस अलाउंस इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी इन द फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन अलाउबल अंडर सेक्शन 36(1)(a). 36(1)(a) में मतलब पेंशन फंड का जो पैसा अलाउड हो गया वो 36(1)(4)(a) में जाता है। ठीक है सर। इफ द बेसिक सैलरी of the employee is aggregate of rupees 10 lakh, would disallowance under section 40(9) be attract, and if so to what extent? इन्होंने सीधे पूछा भाई साहब कितनी सैलरी अलाउड होगी, और कुछ डिसअलाउड भी हो रहा है, डिसअलाउड हो रहा है तो कितना हो रहा है। इनकी सैलरी कितनी है? इनकी सैलरी है 10 लाख रुपए, सीधे इन्होंने बता रखा है। ठीक है, इनकी सैलरी 10 लाख रुपए है, एंड डियरनेस एज पर टर्म्स कितना है? डियरनेस एज पर टर्म है सर 40% ऑफ बेसिक, मतलब 10 लाख का 40%, मतलब 10 लाख का 40% आया सर 4 लाख रुपीस। तो इनकी टोटल सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स कितना आया? 14 लाख रुपीस। बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स आया 14 लाख रुपीस, और अलाउड कितना है? इसका 10% अलाउड हो जाता है एज पर सेक्शन 36(1)(4)(a). तो इसका 10% आता है 1,40,000 रुपए। इतना पेंशन के लिए अलाउड था, बट हमारे जो एम्प्लॉयर साहब है ना, इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया? 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी थी? 10 लाख, मतलब इन्होंने 10 लाख रुपए का 20% अलाउड कर दिया, मतलब इन्होंने 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है। एक्सेस कितना कंट्रीब्यूशन कर दिया? 1,40,000 का कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था। 1,40,000 का कंट्रीब्यूशन अलाउड है, 1,40,000 का कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, पर इन्होंने 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कर दिया है। इट मीन्स इन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर दिया 60,000 रुपये का, और यही 60,000 रुपये 40A9 में डिसअलाउड हो जाएंगे। टोटल सॉल्यूशन यही है। ठीक है सर। आइए मैं फिर से आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए बेसिक सैलरी थी 10 लाख रुपए। क्वेश्चन इसमें याद रखना है कि बेसिक सैलरी का ही 20% लीजिएगा, कहीं आप अगेन गलती से 14 लाख रुपए का 20% मत ले लीजिएगा। बहुत से बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में क्या करते हैं, सीधे देखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं गलत बता रहा हूँ, मैं इस समय रॉन्ग चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं रेड मार्क से लिखूंगा, रॉन्ग बताने जा रहा हूँ जो नहीं करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ये 20% है, 10% अलाउड है, तो 14 लाख का 10% डिसअलाउड दिखा देते हैं, वो गलत तरीका है। जो मैंने सही तरीका आपको बताया वो यही तरीका होगा। पहले निकालिए कितने अमाउंट पे। अगेन सुनिए, इधर, ओ प्लीज इधर देख लिए, प्लीज इधर देखिए। हाँ,
14 लाख रुपए पे किस अमाउंट पे पहले निकालिए मिलना है, फिर कितना मिलना है। 14 लाख पे मिलना था, 10% मिलना था, इतना मिलना था, कितना मिला है, अब जो एडिशनल आ गया वो ये है। सॉल्यूशन पढ़ लें, सर पढ़ा दो ना। देखो बेसिक सैलरी आ गई बेटे 1 लाख नहीं 10 लाख, डियरनेस एज पर टर्म्स कितना है 4 लाख, 14 लाख रुपए का सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 36(1)(4)(a। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, प्रेजेंटेशन में ये मस्ट है, ठीक है। अब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी 10 लाख की थी, 20% 2 लाख का कंट्रीब्यूशन किए, लेस कर दिए यहाँ पे परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1)(4)(a), 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, मतलब 14 लाख रुपए का 10% तुमको अलाउड था, तो एक्सेस कितना है 60,000 रुपीज। सिर्फ और सिर्फ यही इसका सॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट पे आए क्या? हाँ सर आ जाओ ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस खोजने बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं यार हम लोगों को। यार बताओ कहाँ चला गया क्वेश्चन, स्लाइड्स 13, चलिए 13 ही था। डेल्टा लिमिटेड क्रेडिटेड द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ द अकाउंट ऑफ रेसिडेंट पे इन द मंथ ऑफ मार्च 2020 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ओह, ये तो टीडीएस बेस का क्वेश्चन है। अगर आप टीडीएस आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ना हो तो फाइनल की पूरी क्लासेस टीडीएस किस पे पढ़ी आप वो देख सकते हैं। रिकमेंड है, मत करिए, ज़्यादा सही है, कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितना है जरूर मैं बता दूंगा यहीं पे। विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, what would be the consequences of non-deduction of tax at source by Delta Limited? थोड़ी सी नॉर्मल बात करें। हाँ सर नॉर्मल बात करते हैं। नॉर्मल बात कहाँ पे करेंगे सर? अब आप नॉर्मल बात के लिए सर एक पेज ही ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस की काफ़ी नीड है हमें। पेज आ गया यहाँ पे, देखिए सर टीडीएस के बारे में कुछ बातें हम समझ लेते हैं। टीडीएस क्या होता है, क्यों होता है? देखिए जब भी कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे कहे जाते हैं जिसको जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करता है, मान लीजिए ये है एके, मैं और अच्छे से एग्जांपल लूँगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे है एके इंटरप्राइजेज, ये एक बिजनेस एंटिटी है। हाँ सर बिजनेस एंटिटी है। जब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, अगर बिजनेसमैन जब पेमेंट कर रहा होता है उन खर्चों का, तो उसको टीडीएस काटना पड़ता है। सर ये टीडीएस क्यों काटता है? जिससे कि पता चले सामने वाले ने उस खर्चे को अपनी इनकम में लिया है कि नहीं, तो टीडीएस काटना पड़ता है। ये लॉ के अकॉर्डिंग है किन किन ट्रांजेक्शन पे टीडीएस कटेगा। लाइक इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस काटती है, 10,000 के ऊपर हो जाता है। अगर कोई पर्सन, कोई बिजनेस एंटिटी किसी को रेंट दे रही होती है और रेंट 1,80,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है साल का, तो उस पर भी टीडीएस कटता है। इस तरीके से टीडीएस के बहुत से जगह इंप्लीकेशंस हैं जिसको मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि उतना आपके कोर्स में नहीं है। इसी तरीके से टीडीएस कटता कहाँ पे है? जब कोई एम्प्लॉयर अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी देता है ना, तो सैलरी पे भी टीडीएस कटता है बेस्ड ऑन इस एम्प्लॉय की क्या बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, इसके ऊपर इफेक्टिव टैक्स रेट क्या है, ठीक है, वो टीडीएस कटता है सर 192 के अंदर। एंड हम सभी क्या हैं? प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हम जब चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो हमारे लिए सबसे हमारा जोड़ीदार एक सेक्शन आता है जो जे से स्टार्ट होता है, वो होता है 194J। सर 194J, हाँ जी हाँ, आपको 194J ऐसे ही याद रखना है क्योंकि वो हमारा जोड़ीदार सेक्शन है, जे फॉर जोड़ीदार, ठीक है। ठीक है सर, तो 194J क्या बोलता है कि जब भी किसी प्रोफेशनल को, मतलब जब ये बिजनेसमैन किसी प्रोफेशनल को भी पेमेंट करने जा रहा है, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब कोई फीस पेड करने जा रहा है और उस फीड की लिमिट 30,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है ना, तो पता है इसको एक टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है जिसका नाम होता है टीडीएस, जो होता है 194J में, और इस टैक्स का इफेक्टिव रेट होता है 10%। 10% का टीडीएस काटना पड़ता है, ठीक है। 194J में प्रोफेशनल को देने के लिए। अगर हम ये टीडीएस नहीं काटे, अब बिजनेसमैन को अगर हम कहीं पेनलाइज नहीं करेंगे तो क्या वो ये टीडीएस के कंप्लायंसेस को पूरा करेगा? मतलब क्या वो कभी ये बर्डन लेना चाहेगा कि पहले टीडीएस काटो, फिर डिपॉजिट करो, उसके बाद फिर उसका रिटर्न फाइल करो? नहीं। तो अगर कोई बिजनेसमैन टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है, नॉट डिडक्टेड, तो उस एक्सपेंडिचर को, जिस एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में
वर्ड्स को प्लीज ध्यान दीजिएगा। जिस एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में टीडीएस डिडक्ट होना था उसका 30% एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाता है। सर 30% एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाता है। एज लाइक अगर 190 में चार्टेड अकाउंटेंट को 1,00,000 रुपए का पेमेंट करना था, इस पर टीडीएस नहीं काटे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर जब हम टू सीए की फीस जब दिखाएंगे, टू ऑडिट फीस ले जाएंगे, तो ओनली 70,000 ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करेगा। 30,000 का एक्सपेंस डिसअलाउड कर दिया जाता है 194J में। ठीक है, ठीक है सर। सर ये कटता कब है, कब कटता है? तो इसके दो इम्प्लीकेशंस आते हैं। कई जगह बोला जाता है व्हेन रिसीव्ड, जब एक्चुअल का पेमेंट, या फिर इसको कह दीजिए, इसको इस तरीके से कह लीजिए, जब एक्चुअल पेमेंट होता है तब कटता है। या फिर कुछ जगहों पे लिखा है क्रेडिटेड इन अकाउंट, क्रेडिटेड इन अकाउंट और एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो जल्दी हो जाए तब कटता है। ओके सर। तो यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें ना, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए सैलरी कटती है 192 में, और सैलरी पे टीडीएस तभी कटता है जब वो एक्चुअल में पेड हो रही हो। इसका मतलब मान लीजिए अभी लॉकडाउन का जो सीजन चल रहा है, कोई एम्प्लॉय है, इसकी अप्रैल की सैलरी क्रेडिट तो कर दी गई है बट पे नहीं की गई, तो इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इसकी अप्रैल की सैलरी एक्चुअल में पे होती तो ही टीडीएस कटता। ठीक है। बट जो 194J में प्रोफेशनल्स आते हैं ना, इनके लिए कहा जाता है अगर सीए को भले ही आपने 3,00,000 रुपए दिए या नहीं दिए, बट अगर आपने अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिए ना मार्च के मंथ में, तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, बिकॉज यहां बोला गया क्रेडिटेड इन अकाउंट और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए यहां तक की बातें तो सर हमें समझ में आ गई हैं। कुछ और कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। होता क्या है, अगर मान लीजिए ये जो मिस्टर थे, इन मिस्टर ने सीए को जो पेमेंट किया ना, इस पे 194J में टीडीएस नहीं काटा, पूरा 1,00,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो होगा क्या? अब ये तो चार्टेड अकाउंटेंट थे भाई साहब, सीए ने क्या किया कि अपनी कंप्लायंस फुल की, कंप्लायंस पूरी की, 139 में रिटर्न भर दिया। आप प्रोसीजरल पार्ट है ये रिटर्न, आपको मैं बता दूंगा बाद में, बट 139 में रिटर्न जाता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न 139 में जाती है। 139(1) में इंटीमेशन आता है, 139(4) में बिलेटेड रिटर्न जाता है, 139(5) में रिवाइज रिटर्न जाता है। बहुत ज़्यादा पढ़ना हो तो असेसमेंट प्रोसीजर्स की क्लासेस ये फाइनल केस में पढ़ी, आप देख सकते हो। ठीक है, बट आपको जानने की उतनी नीड है नहीं। ये समझ लीजिए बस एक रिटर्न डालता है। अगर सीए ने डाल दी और बता दिया कि हाँ ये पैसा, ये 1,00,000 रुपए हमको एके इंटरप्राइजेस उस बिजनेसमैन से आए थे, तो एके इंटरप्राइजेस को, ये एमसीक्यू बेस भी आएगा जरूर से, आ चुका एक बार, एके इंटरप्राइजेस को एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानते हैं। ये वर्ड याद रखिए, एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानते हैं। सर ये क्या होता है एसएससी इन डिफॉल्ट एंड ऑल दैट? देखिए अगर किसी को एसएससी इन डिफॉल्ट मान लेते हैं ना, तो वहाँ पे उसके ऊपर लीगल और प्रोसीजरल बहुत बढ़ जाते हैं। लीगल उसके ऊपर पेनल्टीज वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो डिफॉल्ट कर गया। तो अगर सीए ने भी टैक्स भर दिया, इसका मतलब देखो ये गवर्नमेंट की ब्रांच है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको टैक्स या तो बिजनेसमैन से मिल जाना चाहिए था या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल गया, लेकिन इसको एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या हुआ, इसको टैक्स तो मिल गया। तो जो एके इंटरप्राइजेस थी जिसने डिफॉल्ट कर दिया था और टीडीएस नहीं काटा था, बट इसके डिफॉल्ट करने के कारण भी कोई फर्क नहीं पड़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स मिल गया, तो कोई बात नहीं, एके इंटरप्राइजेस तुमको हम एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। एंड प्रीवियस ईयर में जो तुम्हारा 30% खर्चा डिसअलाउड हो गया था ना, 30% खर्चा डिसअलाउड हो गया था, क्या हुआ था? देखो देखो देखो, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाया था, 70,000 रुपए दिखाए थे ना केवल। जो 70,000 रुपए मैंने दिखाए थे, 30% खर्चा डिसअलाउड कर दिया था मैंने, वो इस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में इसने सीए ने अपनी रिटर्न भर दी है, सीए मतलब होगा पेई, जिस प्रीवियस ईयर में पेई ने अपनी रिटर्न भर दी, उस ईयर में, उस प्रीवियस ईयर में हम क्या मान लेंगे कि तुम्हें ये खर्चा, अब ये 30,000 खर्चा तुम्हें इस ईयर में अलाउड भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर सही में अलाउड हो जाएगा, जी हाँ अलाउड हो जाएगा। अगर नहीं समझ आया फिर से देखिए, बट इम्पॉसिबल है, आज तक तो किसी स्टूडेंट ने बोला नहीं उसको समझ में नहीं आता। आपको नहीं समझ में आता तो अपनी कंसंट्रेशन लूज किए, मैं फिर से आपको समझाऊं, आप रिपीट कर सकते हैं, बैक जाइए देख लीजिए। सीधी सी बात है, अगर 1,00,000 रुपये आपने पे कर दिया था, टीडीएस नहीं काटा और सीए ने दिखा दिया अपने अकाउंट में टीडीएस कि भाई मुझे इनकम यहाँ से हुई थी, उस पर टैक्स भी भर दिया, टैक्स गवर्नमेंट को मिल गया, तो ये 70,000 रुपये तो इस ईयर में आपको मिल गया। बट रिमेनिंग 30,000 खर्चा जो टीडीएस न काटने का डिसअलाउड हुआ था, जिस साल में पेई ने मतलब सीए ने दिखा दिया और पे टैक्स भर दिया, उस साल में आपको वो खर्चा भी अलाउड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। आइए अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 में बात करते हैं ऑन दीज अमाउंट। देखिए टीडीएस क्रेडिटेड, देखिए डेल्टा लिमिटेड क्रेडिटेड टू द फॉलोइंग अमाउंट ऑन द अकाउंट ऑफ रेजिडेंट पेई। जो किसी पेई को दिया है उसने पैसा ऑन द मंथ ऑफ मार्च 2020 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑफ डेल्टा लिमिटेड। पहली बात तो ये कि इन्होंने क्या किया है, सिर्फ क्रेडिट किया है। तो सर मैंने बताया 194J क्रेडिट पे लग जाता है, बट सैलरी टू एम्प्लॉय 192 क्रेडिट पे नहीं लगता, वो एक्चुअल पेमेंट पे ही लगता है। ठीक है सर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, assuming that the resident pay in all cases mentioned below have not paid tax, मतलब TDS नहीं काटा है, if any which was required to be deducted by Delta Limited, मतलब TDS नहीं काटा है बट TDS काटना चाहिए था। तो अब क्या होगा, 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाता है, ये तो याद रखिएगा। तो अगर TDS नहीं काटा है तो 30% एक्सपेंसेस जो मेरे डिसअलाउड होंगे, 12 लाख का 30% आता है 3,60,000 रुपये, और 28,000 का 30% कितना आता है, कैलकुलेटर आप भी उठा लो यार, 28,000 का 30% कितना आता है देख लो, 8400 रुपये। मतलब टोटल इनको कितना डिडक्शन हो जा रहा है, 3,68,400 रुपये डिसअलाउड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिसअलाउड। प्रॉफिट एक्सपेंसेज मेरा डिसअलाउड हो जा रहा है। एक्चुअल में मेरा एक्सपेंसेज कितना आया है, 12 लाख। एक्चुअल में मैंने खर्चा कितना किया, मैंने खर्चा किया 12,28,000 रुपये, लेकिन मेरा ये वाला अमाउंट जो है 3,68,400 डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब 12,28,000 रुपये में से 12,28,000 रुपये मैंने खर्चा किया और इसमें से 3,68,400 रुपये डिसअलाउड हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता है हम कितना डाल पाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम 8,59,600 रुपये को ही बुक कर पाएंगे खर्चे को। तो ये मेरा नुकसान है। आगे फिलहाल हम देखते हैं पूछा क्या है। Would your answer will be changed if Delta Limited has deducted tax on directors' remuneration on April 2020 at the time of payment of remittance in the same in July 2020? वाओ देखिए, सैलरी टू इट्स एम्प्लॉय मतलब क्रेडिटेड एंड पेड इन मार्च। अगर यहाँ पे हमने इसको 30% को डिसअलाउड क्यों किया, क्योंकि ये मार्च में पे भी हो गया था, तब तो डिसअलाउड होना ही था। और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन की थी, केवल क्रेडिट हुई थी मार्च 2020 में और पेड हुई है अप्रैल में। बट डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मैंने बताया ना कि अगर 194J से अट्रैक्ट होता है, ये प्रोफेशनल है, अगर क्रेडिट हो गई है तो भी डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो भाई मार्च का अगर आप अप्रैल करते हो तो यहाँ पे तो ये डिसअलाउड होगा ही होगा। बट इसने पूछा कि हमारा आंसर क्या चेंज हो जाएगा यदि डेल्टा डिडक्ट ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन टैक्स इन अप्रैल 2020 एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड रेमिटेंस इन जुलाई इन 2020। मेरा आंसर तो चेंज नहीं होगा, बट जो 30,000 हमको 30% मतलब 28,000 जो हमें डिसअलाउड हुआ है ना, 28,000 जो हमें डिसअलाउड हो गया वो मेरा अलाउड हो जाएगा। ठीक है सर। आइए सॉल्यूशन पढ़ लें, समझ में आया, बहुत अच्छे से सर, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। चलिए आइए। नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन एनी सम पेबल टू अ रेसिडेंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B वुड अट्रैक्ट डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A मतलब यार ये जो डिसअलाउंस 40A के अंदर होता है, आपको इतना याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। आइए आगे पढ़ते हैं। Therefore, non-deduction of tax at source of any sum paid by way of salary on which tax is deductible under section 192 on any sum credited to paid by way of director remuneration on which tax is deductible under section 194J would be attract disallowance under section 30% of section 40IA। यही बात लिखा है कि अगर उन्होंने 192 या 194J का TDS नहीं काटा है तो 30% एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा एज पर सेक्शन 40A 1A। ठीक है सर, ये बात मैंने आपको बताई थी, नोट्स में भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि वेयर एज इन द केस सैलरी टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और मार्च में ही पेमेंट भी हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है पेमेंट भी कब हो गया है, पेड भी हो गया मार्च में, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 192 कब कटेगा, एट टाइम ऑफ पेमेंट। इन केस ऑफ अ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। मैंने भी आपको ये भी बात बता दी थी, क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, वही बात इन्होंने यहाँ लिख दी। देयरफॉर इन द बोथ केसेस सैलरी एंड डायरेक्टर रेम्यूनरेशन टैक्स इज डिडक्टेबल इन द केस in the previous year 1920 since the salary was paid in that year and director remuneration was credited in that year। मतलब कुछ भी हो जाए भाई साहब, 31 मार्च 2020 में दोनों पे TDS तो कटना ही था, बात खत्म। हाँ, तो
कटना था तो कटा नहीं है, तो 30% खर्चा मेरा क्या होगा, डिसअलाउड हो जाएगा। क्या होगा, 30% खर्चा डिसअलाउड होगा। पूरी बात यही लिखी है। देयरफॉर द अमाउंट टू बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 AIA व्हाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, सैलरी 12 लाख के, डिसअलाउंड हो गया 30%, और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कितने का है, 28,000 के, डिसअलाउंस हो गया 8400, 3,68,400 डिसअलावेंस अंडर सेक्शन 40A1A आइए, ठीक है। इफ द टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन ऑफ नेक्स्ट ईयर दैट इज 2021 at the time of payment of remitted to the government the amount of 8400 would be allowed in deduction and while computing the business income of assessment year 2021, मतलब नेक्स्ट ईयर में 8400 अलाउड हो जाएगा। मैंने कहीं गलती से 28,000 लिख दिया था, सॉरी 28,000 का 30% मतलब 8400 अलाउड हो जाएगा। आपको जितनी बातें मैंने समझाई थी देखिए उससे कितना आसान हो गया ये आपको बस एक बार मैंने बता दिया ना। ये मैं आपको जो भी सेक्शन बता रहा हूँ पूरा क्रक निकाल के बता रहा हूँ, आपके MCQ बेस पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर। अब देखिए कुछ थ्योरी है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको पढ़ा दे रहा हूँ ड्यू टू कंसेप्ट क्लियरिटी। इन द केस ऑफ SSC फेल्स टू डिडक्ट होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स, मतलब ये इनका नाम था डेल्टा लिमिटेड, अगर भूल गई काटना टैक्स तो हिंदी में सुनते जाइए, डेल्टा लिमिटेड भूल गई काटना टैक्स तो क्या होगा, डीम टू बी SSC इन डिफॉल्ट अंडर द फर्स्ट प्रोविजो, तो भी अगर काटना भूल गई तब भी इसको SSC इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा अगर दैट सच पे, मतलब जो प्रोफेशनल था, जो CA था, हैज फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम 139, उसने अपनी रिटर्न भर दी, टेकन इनटू अकाउंट ऑफ सच सम ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ सच रिटर्न ऑफ इनकम, और उसने अपने रिटर्न में दिखा दिया कि इसको डेल्टा लिमिटेड से 1 लाख रुपए मिले थे, एंड हैज पेड टैक्स ऑन ड्यू ऑफ द इनकम डिक्लेयर्ड बाय हिम इन सच रिटर्न ऑफ द इनकम, और उस 1 लाख रुपए पे जो डेल्टा लिमिटेड में टैक्स भी भर दिया, एंड फर्निश सर्टिफिकेट ऑफ दिस इफेक्ट फ्रॉम अकाउंट ऑफ सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो उसको 30,000 रुपीज अलाउड हो जाएंगे इफ इट वुड बी डीम्ड टू बी द SSC हैज डिडक्टेड एंड पेड द सच टैक्सेस। और अगर वो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सारे काम करता है, रिटर्न भरता है, रिटर्न में वो 1 लाख रुपए की इनकम भी लेता है, 1 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स भी भरता है, तो मान लिया जाएगा, ये डीम्ड हो जाएगा कि SSC मतलब डेल्टा लिमिटेड ने टैक्स काटा भी और जमा भी कर दिया है। ठीक है सर। द डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ द पेमेंट एंड टैक्सेस बाय द वे ऑफ shall be deemed to be by the date on which return of income has been furnished by the payee. Since the date of furnishing the return of income by the payee is taken to be the date on which the payer has deducted tax at source and paid the same of 30% of the such expenditure payment in respect of the which the payer has failed to deduct tax on resources shall be disallowed under section 40 IA। वही बात लिखा है यार कि अगर डिडक्ट नहीं किए हैं तो 40 IA में 30% एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाता है इन द ईयर इन विच सेट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, उस साल में जिस साल में वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए थे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पेड कर दिए थे मार्च 2020 में सैलरी तो चला गया, और क्रेडिट भी कर दिए थे तो मार्च 2020 में वो खर्चा उस साल का आ गया। हाउएवर 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर, जो मैंने 8400 और दूसरी अमाउंट 3,60,000 आई, जो 30% जो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हुआ था वो अलाउ हो जाएगा डिडक्शन के लिए इन सब्सिक्वेंट ईयर इन विच द रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय द पेई, उस ईयर में, उस सब्सिक्वेंट ईयर में अलाउड हो जाएगा जिस सब्सिक्वेंट ईयर में रिटर्न ऑफ इनकम पेई मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट भर जाएगा, सिंस टैक्स हैज डीम्ड टू बी हैव बीन डिडक्टेड एंड पेड बाय द पेई। सर सब्सिक्वेंट ईयर बार बार आप क्यों बोल रहे हैं, सर सब्सिक्वेंट ईयर बार बार आप क्यों बोल रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर आपकी क्वेरी आ सकती है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। सर बात है यहाँ पे 31 मार्च 2020 की, मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 की बात कर रहे हैं। तो सर ये चाहे डेल्टा लिमिटेड हो या मिस्टर M ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन दोनों के लिए तो 31 मार्च 2020 ही है। अगर यहाँ पे इनका 8400 टैक्स का 8400 इन्होंने TDS नहीं डिडक्ट किया था, उस वजह से इनका ये एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो गया। ठीक है, तो सर इनको जब रिटर्न भरना होगा तो ये इसी ईयर की रिटर्न में दिखा तो देंगे अपना 8400, तो कायदे से सर जब ये 8400 यहाँ पे दिखा देंगे तो 31 मार्च 2020 को ये अलाउड होना चाहिए। क्यों ये खर्चा 31 मार्च 2021 वाले प्रीवियस ईयर में अलाउड होता है, क्यों सर बार बार लिखा है सब्सिक्वेंट ईयर में ये अलाउड होगा। रीजन बिहाइंड दिस, हमारी कंडीशन क्या है कि इस पर्सन ने अपना रिटर्न भर दिया हो, रिटर्न में उस इनकम को ले लिया हो और उस इनकम में टैक्स दे दिया हो। तो 31 मार्च 2020 का रिटर्न भरने के लिए डेट कब से खुलेगी, 1 अप्रैल 2020 से लेके ये 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न भर सकते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली इन्होंने नेक्स्ट
नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 2020-21 में ऑटोमेटिकली इन्होंने रिटर्न भरा है। तो यही लिखा है कि जिस सब्सिक्वेंट ईयर में रिटर्न भरेंगे उस ईयर में ये एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएगा। जो 30% डिस अलाउड हुआ था, जिस ईयर में ये रिटर्न भरेंगे उस ईयर में ये एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन खोजते हैं अब हम। नेक्स्ट जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14 है वो भी टीडीएस के कुछ प्रोविजन पे बेस्ड है, जिसमें से एक प्रोविजन होता है कि इफ एनी पर्सन, कोई पर्सन जो है किसी और पर्सन को अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है तो भी टीडीएस काटना पड़ता है। सर ये इंटरेस्ट का पेमेंट का मतलब करते हैं तो टीडीएस काटना पड़ता है, इसमें क्या है 194A में ये टीडीएस कटता है। सर तो किस पर्सन को काटना पड़ता है? आपने कहा एनी पर्सन, मतलब क्या सर कि एक छोटी पान का दुकान वाला अगर किसी इंसान से, एक लाला जी से ले रखे हैं कर्जा और उसको जाके अगर वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है 10,000 रुपये का सिर्फ, और ये पान की दुकान से कमाता ही है, मतलब साल भर में पान की दुकान से 5 लाख रुपए का टर्नओवर करता है, साल भर में 5 लाख रुपए का टर्नओवर करता है, तो क्या ये टीडीएस काटेगा? नहीं। तो टीडीएस भी काटने की जिम्मेदारी किसी एलिजिबल एंड कैपेबल पर्सन को दी गई है। तो सर कौन है, क्राइटेरिया क्या है जो पर्सन टीडीएस काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इफ he is a businessman or profession and liable for audit, अगर ये ऑडिट के लिए लाइबल है तो ही, मतलब सर लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट अगर है तब ही इनको टीडीएस काटना है। मतलब अगर ये बिजनेस करते होंगे तो इनका 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो गया होगा, और अगर ये प्रोफेशन में होंगे तो ग्रॉस रिसिप्ट इनकी कितनी हो गई होगी, 50 लाख से एक्सीड कर गई होगी। तो इन्हीं दोनों कंडीशन में इनको टीडीएस काटने की जरूरत है अगर ये किसी को भी इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं। अगर इनका टर्नओवर 98 लाख रुपए ही है तो ये टीडीएस की बिना काटे भी इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं, ये गलत नहीं होगा कहीं से भी। बट अगर ये 1 करोड़ 98 लाख रुपए कमाते हैं और इनको टीडीएस करना ही पड़ेगा 1 करोड़ 98 लाख रुपए कमाने के कारण, तो अगर किसी को पेमेंट करते हैं ये मान लीजिए 1 लाख रुपए की और इन्होंने टीडीएस नहीं काटा तो 30,000 डिस अलाउड हो जाएगा और ओनली 17,000 ही अलाउड रहेगा। ओके, ये किसके लिए सर? 194A के लिए। इंटरेस्ट की बात आ गई, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अगर आपने किसी को इंटरेस्ट दिया है तो टीडीएस कटेगा ऑन इंटरेस्ट पे। ठीक, ठीक है सर। अब सर कुछ इसके एक्स्ट्रा पार्ट भी आप बता दो एमसीक्यू बेस। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोले कि इसने 1 करोड़, ये 1 करोड़ इनका टर्नओवर था, या फिर बोल दे इनका 1.5 करोड़ टर्नओवर था बट इन्होंने टैक्स ऑडिट नहीं कराई है, तो क्या ये टीडीएस काटना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो आप लिख के आइएगा यस, बिकॉज जो लॉ की लैंग्वेज उसमें लिखा है लाइबल फॉर ऑडिट, वहां पे ये नहीं लिखा है कि इनको ऑडिट करानी ही होगी। 1.5 करोड़ का टर्नओवर होते ये लाइबल फॉर ऑडिट तो हो चुके थे ना, भले ही ऑडिट कराए नहीं कराए, तो इनके ऊपर टीडीएस कटेगा। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता था इसलिए मैंने बता दिया। अब एक और सेक्शन में आपको बताता हूँ, 194H है वो सेक्शन। H ये कहाँ कटती है? ये होती है सर टीडीएस ऑन ब्रोकरेज और कमीशन की बात करता है। किसकी बात करता है? टीडीएस ऑन ब्रोकरेज और कमीशन के बारे में ये आपसे बात कर रहा होता है। सर टीडीएस ऑन ब्रोकरेज और कमीशन हम कैसे काटेंगे? अगेन सेम, एलिजिबल यही पर्सन होगा जिसकी टैक्स ऑडिट हुई है, वही पर्सन टीडीएस काटेगा। टीडीएस क्या काटेगा? टीडीएस काटेगा अगर वो पेमेंट कर रहा होगा किसी को ब्रोकरेज की। ठीक है, किसी को भी, अगर किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन को अगर ये ब्रोकरेज की पेमेंट करता होगा तो काटेगा। ठीक है, बट ये ब्रोकरेज का अमाउंट 15,000 से एक्सीड कर जाना चाहिए। क्या कर जाना चाहिए? 15,000 रुपीज से एक्सीड कर जाना चाहिए, तो 5% की रेट से टीडीएस कट जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 15,000 एग्जैक्ट अमाउंट, ना ना ना, 15,000 एग्जैक्ट अमाउंट पे टीडीएस नहीं है। जब 15% से एक्सीड करेगा तभी 194H में टीडीएस कटेगा। और 194A में सर किस रेट से टीडीएस कटता है? 10% की रेट से टीडीएस कटता है। चलिए ये क्वेश्चंस, अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे। 14 पे देखिए क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 द फॉलोइंग पेमेंट एक्सपेंडिचर वर मेड इनकर्ड बाय मिस्टर वाई, a resident individual whose turnover during the year ended 31st March was 99 लाख रुपए। तो क्या इनको ये क्या इट इज अ लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट, क्या ये है या नहीं है? ये कौन बताएगा? ये आप बताएंगे।
बताइए क्या लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट है? नहीं सर, ये लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट है ही नहीं। तो इनके ऊपर न 194I इंटरेस्ट पे टीडीएस काटना आएगा और न 194H कमीशन पे टीडीएस काटने के लिए आएगा। ठीक है, ठीक है सर। आइए, इंटरेस्ट ऑन 45,000 वर पेड टू द रहमान एंड कंपनी अ रेसिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो सर अगर रहमान को इन्होंने 45,000 रुपये का इंटरेस्ट पे कर दिया बिना टीडीएस काटे तो पाप थोड़ी क्या, इनको तो टीडीएस लगना ही नहीं था, तो 45,000 रुपये फुल अलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 45 रुपया पूरा का 45,000 रुपये फुल्ली अलाउड हो जाएंगे, कोई भी डिसअलावेंस नहीं आ रही है। सेकेंड, 3 लाख वॉज पेड एज एन सैलरी ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। पहली बात, आपने विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स किया है और बिना डिडक्शन का अगर आप सैलरी पेमेंट करते हो तो 30% डिस अलाउड हो जाएगा, मतलब आपका 90,000 रुपीज क्या होगा? डिस अलाउड। और अलाउड कितना हो गया? 2,10,000 रुपया अलाउड। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कमीशन ऑफ 16,000, 15,000 से ज्यादा हो गया 194H आपके दिमाग में आ जाएगा, बट अगेन याद रखिएगा इनको टैक्स ऑडिट नहीं करनी थी तो 194H अलाउड नहीं है। पेड बाय मिस्टर वी, पेड टू मिस्टर वी अ रेसिडेंट ऑन 2/7/2019 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, पूरा का पूरा 16,000 रुपये अलाउड है क्योंकि आपको टीडीएस काटना ही नहीं था, आपकी 99,000 रुपये ही केवल ये थी कमीशन थी, सॉरी टर्नओवर था, तो आप लायबल फॉर टैक्स ऑडिट नहीं थे। हमसे पूछ रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द एनी डिसअलावेंसेस अराइज अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A। मैंने आपको 40A इसके पहले बताया था, तो ये 40A में सिर्फ और सिर्फ यही एक डिसअलावेंसेस आएंगी of the Income Tax Act 1961, assuming that the payee in all the cases mentioned above have not been paid tax if any which was required to be deducted by Mr. Raja। भाई अब देख लो, आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ने के साथ साथ पूरा सॉल्यूशन निकाल दिया है, आप इनफ कैपेबल हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। बस आपको राइट डायरेक्शन में ये क्लासेस करती जानी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सेल्फ पढ़ पा रहे हो, इट्स द बेस्ट स्टडी, बट अगर आप सेल्फ नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इन लेक्चर्स के साथ पढ़िए। ओके ओके सर। Disallowances under section 40A of Income Tax Act 1961 attract whether the SSC fails to deduct tax at source is required to deduct under the act having deduction of tax at source fails to remit the same to the credit of central government within the stipulated time period। मतलब सीधी बात बोले भाई कि अगर तुम डिडक्ट करने में, टैक्स डिडक्ट करके जमा कराने में गवर्नमेंट को फेल हो गए विद इन द टाइम फ्रेम, तो 40IA में आपका कुछ एक्सपेंसेस को डिसअलाउड कर दिया जाएगा। क्या क्या डिसअलाउड किया जाएगा वो सब बता दिया गया है। द ऑब्लिगेशन ऑफ डिडक्ट टैक्स एट सोर्स फ्रॉम द इंटरेस्ट पेड टू द रेसिडेंट अराइज अंडर सेक्शन 194A in the case of individual whose total turnover in the immediate preceding financial year that is previous 18-19 exceeds 100 lakh रुपीज, जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मतलब 18-19 में ही एक्सीड कर गया था 100 लाख। अच्छा सर, अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन रहेगा सर 31 मार्च 2019 का क्यों ले रहे हैं, जबकि हम तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं 31 मार्च 2020 के लिए, 2019 का टर्नओवर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अगर पिछले साल आपका टर्नओवर टैक्स ऑडिट हुई थी तभी तो इस साल आप कंप्लाई करोगे। अगर हम 31 मार्च 2020 का टर्नओवर देखें तो यार ये तो मार्च के लास्ट डे में आके पता चलेगा, तो हमें पहले कैसे नॉलेज लगा सकते हैं कि हमें ये प्रोविजन पूरे करने थे? नहीं समझे? देखो हम ले रहे हैं 31 मार्च 2019 का, क्यों? इस डेट को हमें पता है कि हम टैक्स ऑडिट के लायक हैं तो हमें प्रोविजन पूरा करना पड़ेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर 31 मार्च 2020 का हम अगर लेने लगे डेट शीट, 31 मार्च 2020 का अगर हम टर्नओवर देखने लगे तो हम बैक डेट में जाके मतलब जनवरी 2020 में जाके थोड़ी लॉ कंप्लायंस कर पाएंगे, इसलिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। इसलिए बहुत सी जगह जहाँ पे भी ये इस टाइप की आएगी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। जीएसटी में भी आपने देखिए रजिस्ट्रेशन या कंपोजिशन स्कीम के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखते हैं कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 75 करोड़ या 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं हुआ था ना। ठीक है सर। Thus in present case since the turnover of the SSC is less than 100 lakh, it is not liable to direct tax at source, hence the disallowance under section 40IA is not attracted in this case। दूसरे में बात करता है the disallowance of 30% of the sums payable under section 40IA would be attracted in respect of all the sums which are tax deductible under the chapter of 17B section 192। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? सैलरी वाले की बात कर रहा है। Section 192 which require deduction of tax at source from the salary paid is covered under chapter 17B। The obligation of deduct tax at the source under section 192 arises in the hands of SSC employee, SSC employer, मतलब employer के हैंड्स में 192 में, एम्प्लॉयर्स के हैंड में 192 में टैक्स डिडक्ट करने की जिम्मेदारी होती है इफ द टर्नओवर अमाउंट डज नॉट एक्सीड 100 लाख इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तब भी
Therefore, in the present case, the disallowance under section 40 AIA is the attract to the failure to deduct tax at source under section 192, that is salary payment. However, only 30% amount of salary of without deduction of tax at source would be disallowed. 30% डिसअलाउड हो जाती है। यहाँ पे हम नहीं देखते कि एम्प्लॉयर को टैक्स ऑडिट करानी थी या नहीं करानी थी। 192 लगता है, मतलब लगता है। और सेम 190H के लिए जो मैंने आपको पढ़ाया कि 100 लाख से कम था इसलिए 194H नहीं लगेगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। ओके ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन खोजिए। एवरीवन, इलस्ट्रेशन नंबर 15 और इसके बाद के कुछ इलस्ट्रेशन एज लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 21 तक के 15 to 21 तक के लिए मैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर से मेरे सीए फाइनल के इसी को यहाँ पे प्ले करवा रहा हूँ, बिकॉज हमें टाइम सेव करना है। अभी आपके एग्जाम्स जस्ट डिले हुए हैं और विद इन 30 डेज ही हमें ये पूरा आपको क्वेश्चनर करवाना है। किसका? सीए इंटर इनकम टैक्स का। तो यहाँ पे एक लेक्चर में सीए फाइनल का ले रहा हूँ, डिट्टो वर्ड टू वर्ड सब कुछ, इवन फिगर्स भी सेम टू सेम आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर भी आपको सेम मिलेंगे। आप वो लेक्चर वहाँ रेफर करिए। उसके बाद फिर अगला जो लेक्चर होगा वो फिर से मैं आपके लिए पर्सनली अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो टेक केयर। आज के इन क्लासेस को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोस। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। एंड आपको कभी भी अगर फील हो रहा है ना यार कि पढ़ाई नहीं हो रही है, आप लगा के बैठ जाइए वीडियो। इसका व्यूज़ भी काउंट नहीं होता है, कोई इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कोई टेंशन नहीं, आप आराम से बैठ के इन वीडियोस को करिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।